डन, स्टार्ट करते हैं। बीच में एक दो स्टूडेंट्स के मैंने देखा है कि उन्होंने सवाल टेक्स्ट में से भी पूछा है। डे एंड पे सवाल जवाब वगैरह की तरफ चलते हैं। रिवीजन क्लास में ना इस वक्त मॉड थोड़ा सा ये है कि हमने कम टाइम में ज्यादा करना है। इवन देन मैं बीच बीच में से सवाल देख रहा हूँ, लेकिन कोशिश ये करेंगे ज्यादा से ज्यादा चीजें समझने की कोशिश करें। वक्त कम और मुकाबला सख्त, हमने कम वक्त में ज्यादा करना है, लेकिन और इतना करना है जितना आप हजम भी कर सकें। तो इंशाल्लाह ताला चीजों को आगे बढ़ाते हैं। चलें जी, कंपेटिटिव फोर्सेस। जब आप अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में देखते हैं और आपने देखना है कि अब हमने किस तरह से चीजों को लेकर चलना है, तो दो बातें होती हैं। एक पेस्टल होता है कि आपके इर्द गिर्द पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है, ओवरऑल मुल्क में क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या चल रहा है, ये तो हो गए बाहर के फैक्टर्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कंपेटिटर क्या कर रहा है, कंपटीशन क्या है मार्केट में, कंपटीशन किन चीजों के बीच में है, क्या मामला है, मेरे कंपेटिटिव फोर्सेस कौन सी हैं, मेरी क्या मार्केट में पोजीशन है, मैं किस जगह पे खड़ा हुआ हूं, मुझे कहां पे होना चाहिए, ये सारी चीजें आपके कंपेटिटिव फोर्सेस में आती हैं। तो आपने बेसिकली जो कंपटीशन करना है और अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट में कंपेटिटर, अपनी इंडस्ट्री, अपनी मार्केट, यानी कि जो यहाँ वर्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपके इर्द गिर्द जो इंडस्ट्री है वो कैसी है, आपकी मार्केट कैसी है, आप वहां पे प्लेयर्स कितने हैं मार्केट के अंदर, प्लेयर्स कितने हैं, कंपेटिटर्स कितने हैं, ओवरऑल प्रॉफिट के एबिलिटी वहां पे कितनी है, आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं, आपके कस्टमर्स किस तरह के हैं, इन सारी चीजों को मिला के आपने देखना है कंपेटिटिव फोर्सेस में। अब मैंने जब भी एक बिजनेस में देखना है कि मैं कहां पे खड़ा हूं, तो मैंने देख लिया अपने इर्द गिर्द की इन्वायरमेंट, और मैंने अब देखना है कि कंपटीशन के हवाले से ओवरऑल मेरी उस दुनिया में जहां पे मैं बिजनेस कर रहा हूं, कंपेटिटिव क्या माहौल बना हुआ है। अब जरा ऐसे देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कस्टमर्स और मार्केट, थोड़ा सा देखना है कि आपके कस्टमर्स किस तरह के, आपकी मार्केट किस तरह की है। मार्केट किसे कहते हैं, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस। वो जगह जहां पे बाइंग एंड सेलिंग होती है उसको मार्केट कहते हैं। तो एनीथिंग जहां पे भी, एनी प्लेस जहां पे बाइंग एंड सेलिंग है वो मार्केट है। चाहे वो जूते की मार्केट है, चाहे वो कपड़े की मार्केट है, चाहे वो फ्रूट की मार्केट है, चाहे वो ऑनलाइन बाइंग की मार्केट है, चाहे वो स्टॉक एक्सचेंज है, हर वो जगह जहां खरीदो फरोख्त हो रही है गुड्स या सर्विसेज की, वो मार्केट है। मार्केट को तीन हिस्सों से, तीन तरीके से उन्होंने डिफाइन किया है कि मार्केट को प्रोडक्ट्स या सर्विस के हिसाब से भी डिफाइन किया जा सकता है, कस्टमर्स के हिसाब से भी और ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी। प्रोडक्ट या सर्विस, जैसे मैंने कहा जूते की मार्केट, जैसे मैंने कहा कपड़े की मार्केट, जैसे मैंने कहा सब्जी की मार्केट। तो कभी कभी आप एक मार्केट को प्रोडक्ट के हिसाब से देख रहे होते हैं कि फलाना प्रोडक्ट की मार्केट, कभी कभी आप ज्योग्राफिकल एरिया के हिसाब से देख रहे होते हैं। लाहौर की शालमी मार्केट, लाहौर की फलाना मार्केट, डीएचए की मार्केट, जौहर टाउन की मार्केट। तो मार्केट एक ज्योग्राफिकल चीज भी हो सकती है। मार्केट को आप प्रोडक्ट के साथ भी रिलेट कर सकते हैं कि इस प्रोडक्ट की मार्केट, उस प्रोडक्ट की मार्केट, इस प्रोडक्ट की मार्केट, या आप इसको कस्टमर्स के हिसाब से भी कर सकते हैं। छोटे बच्चों के कपड़े की मार्केट, बड़े बच्चों के कपड़ों की मार्केट, सीए पढ़ने वाले बच्चों की मार्केट, कैफ के बच्चों की मार्केट, पीआरसी के बच्चों की मार्केट, सीए फाइनल के बच्चों की मार्केट। यानी कि मार्केट इज अ प्लेस जहां पे कुछ खरीदार हैं और कुछ बेचने वाले हैं। अब वो एक कमोडिटी बेस भी नाम हो सकता है, वो एक एरिया के हिसाब से भी नाम हो सकता है, वो कस्टमर के हिसाब से भी। जैसे इलेक्ट्रिसिटी में होता है जी, घरेलू सार्फिन है, ये कमर्शियल सार्फिन है, ये इंडस्ट्रियल यूजर्स हैं, ये रेगुलर यूजर्स हैं। तो अलग अलग तरह के बिजनेस में हम अलग अलग तरह से चीजों को लेके चल रहे होते हैं। तो कभी आप प्रोडक्ट के हिसाब से चीजें बनाते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्टर, उसके लिए बड़ी कंपनियां और इंडिविजुअल जो ग्राहक हैं वो अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो हर कोई अपने हिसाब से मार्केट को डिवाइड करता है। तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से, कस्टमर के हिसाब से और एरिया के हिसाब से, इनमें से किसी भी तरीके से आप मार्केट को डिवाइड कर सकते हैं। हम समझना चाह रहे हैं कि ओवरऑल क्या है, इन सारे वर्ड्स का मतलब क्या है, इनको हमने किस तरह से देखना है। इंडस्ट्रीज और सेक्टर्स, अब होता क्या है, होता ये है कि इंडस्ट्री जरा बड़ा कॉन्सेप्ट है। वो बहुत सारे लोग जो एक तरह की चीज बना रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पूरे को इंडस्ट्री कहते हैं। फॉर एग्जांपल कपड़ा बनाने वाले, कपड़ा बेचने वाले, कपड़ा बुनने वाले, कपड़े को डाई करने वाले, कपड़े को प्रेजेंट करने वाले, इन सबको उठा के हमने कह दिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री है।
सीए पढ़ाने वाले, सीसीए पढ़ाने वाले, एफएससी पढ़ाने वाले, बच्चों को पढ़ाने वाले, बड़ों को पढ़ाने वाले, ये सबको हमने कह दिया कि एजुकेशन सेक्टर है। तो अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज बन जाती हैं। तो इंडस्ट्री कंसिस्ट ऑफ सप्लायर्स हु प्रोड्यूस सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज। जैसे एग्जांपल दी एरोस्पेस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, गाड़ियों वगैरह की इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री। तो अलग अलग तरीके से हमने इंडस्ट्री को डिवाइड कर दिया। फिर हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के सेगमेंट हो सकते हैं। हर इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के सेगमेंट। बैंकिंग की इंडस्ट्री है, बैंकिंग इंडस्ट्री में हम कहेंगे कि जनरल बैंकिंग है, ये डिपॉजिट वगैरह का काम है, ये एडवांसेस का काम है। एजुकेशन इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री में अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं। हर इंडस्ट्री के अंदर फर्दर फिर सेक्टर्स हो सकते हैं। इंश्योरेंस में जी लाइफ इंश्योरेंस का सेक्टर, नॉन लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है। ये ऑटोमोबाइल में ये गाड़ियां बना के बेचते हैं, ये बनी बनाई गाड़ियों को बेचते हैं। ये गाड़ी जो है वो उसके सप्लायर्स हैं, गाड़ी के जो स्पेयर पार्ट्स हैं उसके। तो एक इंडस्ट्री में फर्दर आगे से फिर डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स होते हैं। मैनेजमेंट को ये समझने की जरूरत है। अब हम हर कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे कि बिजनेस मैनेजमेंट किस तरह से होनी है। मैनेजमेंट नीड टू रिकॉग्नाइज कि कौन सी इंडस्ट्री या सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर वो ऑपरेट कर रहे हैं। तो उन्हें पता होना चाहिए कि उनकी इंडस्ट्री, उनके सेगमेंट्स क्या हैं, ताकि वो समझ सकें और अपनी स्ट्रेटेजीज बना सकें कि जिस इंडस्ट्री में वो है वहां पे क्या चल रहा है, जिस सेक्टर में है वो वहां पे क्या चल रहा है। जब हम इंडस्ट्रीज को देखते हैं तो इंडस्ट्रीज अपनी शक्ल के हिसाब से, अपने पैटर्न से, अपने काम करने के तरीके के एतबार से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है। कुछ होती हैं फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज, फ्रेगमेंट हुई हुई, टुकड़ों टुकड़ों में हुई हुई। कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जो आपको इकट्ठे नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल शायद आपको बहुत सारे बैंक इकट्ठे नजर आ सकते हैं, शायद आपको बहुत सारे जो है वो सीए के कॉलेज इकट्ठे नजर आ सकते हैं, लेकिन बहुत सारे जो हेयर ड्रेस हैं वो इकट्ठे नजर नहीं आएंगे, बहुत सारे सब्जी वाले इकट्ठे नजर नहीं आएंगे, वो पूरे शहर में स्प्रेड हुए हुए होंगे। फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्री वो है जो छोटे छोटे टुकड़ों में है और वो फैली हुई होती है। उस इंडस्ट्री को एज अ होल इंडस्ट्री कहना भी शायद मुनासिब नहीं है, लेकिन चूंकि उसमें जितने भी लोग अलग अलग जगह बाल काटने का काम कर रहे हैं, उन सबकी मिलती जुलती सर्विसेज और गुड्स हैं जो कि एक्सचेंज हो रही होती हैं। तो फ्रेगमेंटेड इंडस्ट्रीज स्मॉल बिजनेसेस होते हैं। हर बिजनेस जो है वो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ टोटल मार्केट को सर्व कर रहा होता है, यानी कि पूरी मार्केट उसके पास नहीं होती। लाहौर में सारे बाल कटवाने वाले किसी एक बंदे के पास नहीं जाते। लाहौर पूरे के 200 हिस्से बने हुए होंगे और हर हिस्से के अंदर दो दो तीन तीन जो है वो बाल काटने वाले होंगे। तो उससे क्या होता है कि ये इतनी डिवाइड हो जाती है कि इस इंडस्ट्री में ना उस तरह का कंपटीशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि बंदा कह लो जी लाहौर के सारे बाल काटने वालों में मेरा एक मुमताज मुकाम है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज होती हैं जहां कंपटीशन वैसे नहीं होता। कंपटीशन आपको अपने सिर्फ लोकल एरिया के लोगों से होता है। एग्जांपल्स क्या है? ड्राई क्लीनिंग की सर्विसेज, हेयर ड्रेसिंग, शू रिपेयर, छोटी छोटी सी इस तरह की सर्विसेज। देन हम बात करते हैं इमर्जिंग इंडस्ट्रीज। ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो नई नई आ रही हैं, अचानक से डेवलप हो रही हैं। कुछ नई इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर काम हो रहा है। स्पेस ट्रेवल की जो इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी नई इंडस्ट्री है। इलेक्ट्रिक कार्स की इंडस्ट्री इमर्जिंग इंडस्ट्री है, जिसके ऊपर पहले इतना ज्यादा काम नहीं हो रहा था पिछले 70-80 साल में। अब उससे पहले हुआ करता था कभी, अब वो अचानक से इमर्ज हो रही है। तो कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो इमर्ज करके आ रही होती हैं, नई आ रही होती हैं, only just started to develop and likely to become much bigger। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने बहुत बड़े हो जाना है, इन्होंने अभी अभी जो है वो अपना काम शुरू किया है और अब जो है वो आगे जा रही होंगी। मैं काम करता हूँ, मैं लेजर पॉइंटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। रीजन क्लास का पैटर्न है, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। मेच्योर इंडस्ट्रीज, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है मेच्योर हो चुकी हैं, वो बहुत बेहतर जगह पे पहुंची हुई हैं और मतलब बड़े अरसे से मौजूद है, पिछले 25-30-40-50 साल से। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, बैंकिंग की इंडस्ट्री, कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो एक खास लेवल पे पहुंच गई। नई इंडस्ट्री नहीं कहलाएंगी, पुरानी इंडस्ट्री और ऐसी सेट हुई इंडस्ट्रीज हैं कि उस इंडस्ट्री में सैकड़ों हजारों लोग अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं और हर कोई कमा रहा है। तो व्हेन प्रोडक्ट्स हैव रीच्ड द मैच्योरिटी फेज ऑफ लाइफ साइकिल, तो ऑटोमोबाइल, सॉफ्ट ड्रिंक मैन्युफैक्चरर्स, मैच्योर इंडस्ट्रीज। कुछ इंडस्ट्रीज डिक्लाइनिंग इंडस्ट्री है, जैसे इमर्जिंग नई आने वाली है ना, डिक्लाइनिंग पुरानी इंडस्ट्री जो आहिस्ता आहिस्ता फारिग हो रही है। जो सादा फोन होते थे उनकी इंडस्ट्री, बटन वाले फोन जो हैं उनकी इंडस्ट्री काफी हद तक डिक्लाइन पे है। पीटीसीएल की ये सर्विसेज, जो कॉल वाली सर्विसेज है, ये मोबाइल के अंदर जो मैसेजिंग है ना होने के बराबर लोग यूज करते हैं व्हाट्सएप वगैरह की वजह से, इवन मोबाइल कॉल्स भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती जा रही हैं। तो मोबाइल इज लेस ऑफ अ इक्विपमेंट जिससे आप फोन कॉल या मैसेज करते हैं, मोर ऑफ अ डिवाइस जिसमें इंटरनेट है, जिसके थ्रू आप दुनिया से कनेक्ट हुए हैं।
तो शायद आहिस्ता आहिस्ता लोग सिम के बजाय किसी ऐसी चीज पे भरोसा करेंगे जिससे बस उनकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी हो। तो डिक्लाइन इन इंडस्ट्री में कुछ इंडस्ट्रीज को हम कहते हैं ग्लोबल इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जो पूरी दुनिया में है, जिसमें आपकी यहाँ बनाई हुई प्रोडक्ट दुनिया में कहीं पे भी चल सकती है और पूरी दुनिया में उस चीज की डिमांड है। तो माइक्रो प्रोसेसर इंडस्ट्री जो बना रहा है वो पूरी दुनिया को चीजें बना बना के बेच रहा है। फुटबॉल वगैरह उसके अंदर बहुत ज्यादा जगह, एक पाकिस्तान में इतना सारी चीजें बनती हैं और उसके बाद पूरी दुनिया को सप्लाई होती हैं। तो इंडस्ट्रीज को डिफरेंट तरह से उन्होंने डिफाइन किया पोर्टर ने। फ्रेगमेंटेड टूटी हुई इंडस्ट्रीज हैं, छोटी छोटी सी, इमर्जिंग नई आने वाली है, मैच्योर ऑलरेडी डेवलप हुई हुई, सेटल हुई हुई, डिक्लाइनिंग जो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है, और ग्लोबल वो इंडस्ट्रीज जो कि पूरी दुनिया की नीड है, पूरी दुनिया की ख्वाहिश है कि उनको वो वाली चीज चाहिए। एक स्टेप आगे चलते हैं। कन्वर्जेंस, बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट आ जाता है कन्वर्जेंस का। इंडस्ट्रीज जब ग्रो कर रही है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा फील होता है कि कुछ इंडस्ट्रीज को आपस में मर्ज कर जाना चाहिए। एक तरफ आईटी की इंडस्ट्री, एक तरफ एजुकेशन की इंडस्ट्री। लेकिन अगर एजुकेशन और आईटी को जोड़ दिया जाए तो ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल है। दूर बैठे हुए लोग टीचर के साथ जो है वो लाइव सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, उसकी रिवीजन क्लास रिकॉर्डेड फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इसका मतलब है कि आइडियली टीचिंग और आईटी सेक्टर्स को जोड़ दिया जाए, कन्वर्ज कर दिया जाए, तो ज्यादा ज्यादा बेहतर तरीके से काम हो सकता है। मोबाइल वाले खाली कॉल वगैरह मिलाते थे, अगर इंटरनेट भी इसके साथ जुड़ जाए, अगर मोबाइल से चार और काम भी हो जाए, मोबाइल से पेमेंट होना शुरू हो जाए, तो क्या होगा, हम कहेंगे इंडस्ट्री ने कन्वर्ज कर दिया। अगर बैंक वाले ही इंश्योरेंस भी देना शुरू कर दें तो क्या होगा कि हम कहेंगे कि बैंकिंग की इंडस्ट्री ने इवॉल्व करके इंश्योरेंस के साथ जुड़े और कन्वर्ज हो गए। तो कन्वर्जेंस बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, किताब की अंग्रेजी देखते हैं। Sometimes two or more industries or segment converge and become part of same industry. दो या दो से ज्यादा इंडस्ट्रीज जुड़ती हैं और फिर वो बाद में एक इंडस्ट्री बन जाती है। This can have a major impact on business strategy. अब कन्वर्जेंस किस वजह से हो सकती है? डिमांड लेड भी हो सकती है, सप्लाई लेड भी हो सकती है। डिमांड लेड का मतलब ये है कि कस्टमर को लगे कि हाँ भाई ये चीज होनी चाहिए, और सप्लायर लेड का मतलब ये है कि हमें सप्लायर को लगे कि हाँ भाई चीज के दरमियान लिंक है। फॉर एग्जाम्पल कस्टमर्स अगर आके कहते हैं जी अब कोरोना है, फलाना है, हम नहीं फिजिकल पढ़ सकते, हमें एक ऑनलाइन क्लास की ख्वाहिश है, तो फिर अगर फिजिकल कॉलेज ऑनलाइन पे जाता तो ये डिमांड लेड कन्वर्जन होती, कि डिमांड की वजह से, कस्टमर की वजह से आपको मजबूर होकर उस इंडस्ट्री में घुसना पड़ा। सप्लाई लेड हो सकता है कि कुछ कॉलेजेस आहिस्ता आहिस्ता ये सोचते हैं कि कोरोना ना भी होता, आहिस्ता आहिस्ता सोचते हैं कि हमें ऑनलाइन एजुकेशन की तरफ आना चाहिए, और अपने ही क्लास के बच्चों को अपनी क्लास की रिकॉर्डिंग देना शुरू कर देते। तो हम कहते हैं कि इन्होंने सप्लाई लेड कन्वर्जन की है, कि ये अब सप्लायर की ख्वाहिश थी, बिजनेस की ख्वाहिश थी कि वो ऐसे करे। जैसे बिजनेसेस ने सोचा कि मोबाइल के अंदर कैमरा डाल देना चाहिए, मोबाइल में ये चीज डाल देना चाहिए, तो अब आप ये देखें कि कैमरे की एक अलग इंडस्ट्री थी, मोबाइल की अलग इंडस्ट्री थी। तो मोबाइल की इंडस्ट्री ने कैमरे की इंडस्ट्री को गले लगा लिया और दोनों मिल गए, और अब लोग अक्सर मोबाइल इसलिए लेते हैं कि उसमें अच्छा कैमरा है, या अक्सर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को इसलिए प्रेफर करते हैं कि वो वाले में इतने मेगापिक्सल और वो वाले में इतना मेगापिक्सल कैमरा है। तो ये कन्वर्जन, सप्लाई लेड कन्वर्जन है, जो कि where suppliers see a link between different industries and decide to bridge the gap between industry। जैसे एंटरटेनमेंट, वॉइस एंड डाटा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री इकट्ठी हो गई है, मोबाइल पे फिल्में चल रही हैं, मोबाइल पे ईमेल्स हैं, मोबाइल ही प्रोफेशनल डिवाइस भी है, मोबाइल ही शुगल मेले वाली डिवाइस भी, और मोबाइल पे आप ऑनलाइन लेक्चर भी ले रहे हैं। डिमांड लेस कन्वर्जन, जब कन्वर्जेंस कम फ्रॉम कस्टमर, कस्टमर सोचना शुरू कर देते हैं कि दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स इंटरचेंजेबल है, और वो फिर वो उस तरह से करना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जांपल आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने फिजिकल न्यूज़पेपर ड्रॉप किया और इंटरनेट पे न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दिया। येलो बुक को देखना बंद कर दिया, जो कि होती थी, जिसमें से आप एड्रेसेस और चीजें देखते थे, गूगल पे आके सर्च करना शुरू कर दिया। तो कभी कभी कस्टमर की तरफ से ड्राइव आती है, कभी कभी सप्लायर। तो सप्लायर अगर चाहे बिजनेस खुद से कन्वर्ज करके एक एक्स्ट्रा सर्विस देना चाहे, जैसे लोगों को इंश्योरेंस नहीं चाहिए थी बैंक से, बैंक खुद बीच में आए, उन्होंने कहा हमारे पास अकाउंट खुलवाने वाले बंदे की इतनी इंश्योरेंस हम करके देते हैं। उन्हें लगा कि ये इंडस्ट्री को कन्वर्ज करने से वो अपने कस्टमर्स को ज्यादा अच्छे तरीके से फैसिलिटेट कर सकते हैं और ज्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो अगर सप्लायर सोचे तो सप्लाई लेड है, और अगर मार्केट की डिमांड की वजह से आप ऐसा कर रहे हैं तो वो बन जाएगी डिमांड लेड या कन्वर्जेंस, या कस्टमर वाली कन्वर्जेंस। एक स्टेप आगे चलते हैं। ये जहन में रहे कि वक्त कम है और मुकाबला थोड़ा सा ज्यादा सख्त है। मैं जरा मैनेजमेंट से एक चीज पूछ लूं।
नहीं जी, मैं कंफर्म कर रहा था कि आवाज जो साथ साथ जो है वो टीम सुन रही है, ताकि अगर कोई मसला है तो मुझे फौरन से पता लग जाए। हमें रफ्तार तेज करनी होगी दोस्त, ऐसे तो नहीं बात बनेगी। तैयार है जेट फ्लाइट में उड़ने के लिए? तैयार है। फाइव फोर्सेस मॉडल, पोर्टर पहला मॉडल आ गया। उन 10 में से पहला मॉडल, मतलब 10 भी नहीं, प्रैक्टिकली 8, दो तो थोड़े गैर जरूरी से। फाइव फोर्सेस मॉडल, पोर्टर ने क्या कहा है? पोर्टर ने कहा भाई आपने क्या करना है, आपने अपने इर्द गिर्द के कंपटीशन को अगर समझना है ना, तो आपको फाइव फोर्सेस का पता होना चाहिए। मैंने अगर किसी भी बिजनेस में जाना है तो पहली बात ये है कि वो इंडस्ट्री कैसी है, फिर दूसरा ये कि मैं वहां पे कैसा परफॉर्म करता हूँ। तो नंबर वन, वो बिजनेस, वो इंडस्ट्री भी ऐसी होनी चाहिए जो बड़ी लुक्रेटिव हो। और नंबर टू, मैं अपने कंपेटिटर से आउट परफॉर्म कर रहा हूँ, बेहतर परफॉर्म कर रहा हूँ, ताकि उस इंडस्ट्री में मैं छाता चला जाऊँ। तो पोर्टर की फाइव फोर्सेस बेसिकली एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कर रही है, जिससे आप स्ट्रेंथ ऑफ कंपटीशन किसी भी मार्केट में देख सकते हैं। कुछ मार्केट, कुछ इंडस्ट्रीज ज्यादा प्रॉफिटेबल होती हैं, कुछ कम प्रॉफिटेबल होती हैं। पोर्टर ने कहा भाई दो फैक्टर्स बड़े जरूरी हैं। नंबर वन, इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर और कंपटीशन क्या है उस इंडस्ट्री के अंदर, नंबर वन। नंबर टू, सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज, यानी कि पहली बात ये कि वो मार्केट कैसी है, और दूसरी बात ये कि माय बिजनेस उस एनवायरनमेंट में कैसा है। तो पहली बात ये कि मैं बिजनेस करते हुए पहले तो मार्केट वो चूज करूं जो अच्छी हो। नंबर टू, फिर मैं देखूं कि मैं उस मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा हूं। तो ये पोर्टर फाइव फोर्सेज हैं। कोई भी मार्केट अच्छी है या नहीं है, हर मार्केट के कुछ पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से वो मार्केट कभी अच्छी लगती है, कभी अच्छी नहीं लगती। तो हमने ऐसा क्या करना है, हमने एक मार्केट में क्या फीचर्स देखने हैं। पोर्टर ने कहा भाई उस मार्केट की 5 फोर्सेस देख लो। वहां कंपटीशन कितना है, रेवलरी देख लो। कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर कितनी है, सप्लायर के पास कितनी बार्गेनिंग पावर है, नए लोगों के आने के चांसेस कितने हैं, नए सब्स्टिट्यूट आने के चांसेस कितने हैं। 5 एरियाज पे आपने काम करना है, 5 बातों पे सोचना है। तो मैं अगर किसी भी बिजनेस मेंटर होने जा रहा हूं तो मुझे देखना जरूरी है कि वहां कंपटीशन कितना है, वहां सप्लायर कितने मजबूत है, वहां कस्टमर्स कितने मजबूत है, वहां नए एंट्रेंट्स के आने के चांसेस क्या हैं, और वहां नए सब्स्टिट्यूट आने के चांसेस क्या हैं। ये 5, वो जो मैंने कहा था मॉडल के एलिमेंट, तो मॉडल है पोर्टर फाइव फोर्सेस, एलिमेंट है 5, राइवलरी फलाना। अब आपको इन पांचों एलिमेंट्स की समझ होनी चाहिए, और ये पांचों एलिमेंट्स किन चीजों पे डिपेंड करते हैं उसकी समझ होनी चाहिए, ताकि केस स्टडी आपके सामने आए तो आप बड़े आराम से आइडेंटिफाई कर सकें कि एग्जैक्टली इस वक्त मॉडल के कौन से एलिमेंट की बात हो रही है। इन पांचों को समझने के लिए मैं एक चोरी शुदा डायग्राम आपको दिखाऊंगा। ये पहले चोरी की डायग्राम थी, फिर बाद में मैंने इसकी रिटर्न परमिशन ले ली थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये एक है तो कॉपीराइटेड डायग्राम, लेकिन मेरे पास इसका लीगल हक है कि मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। 5 फैक्टर्स इस डायग्राम ने बताए हैं। रेवलरी सेंटर में, रेवलरी के फैक्टर्स ऊपर बता दिए। बार्गेनिंग पावर सप्लायर्स ये, वो हमें इस बॉक्स में बता दिया। बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर्स इस बॉक्स ने बता दिया। थ्रेट ऑफ न्यू एंट्रेंट्स यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए। जो चीज नहीं एक्सप्लेन की, वो थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट के बारे में थोड़े से कुछ और सवाल पूछ लिए। अब मुझे जहां जाना है, जिस बिजनेस में जाना है, उस बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। इस डायग्राम में कुछ ऐसे लफ्ज होंगे जो आपके लिए नए भी होंगे, मैं कोशिश करूंगा मैं थोड़ा सा उनको एक्सप्लेन साथ साथ करता जाऊं। वक्त भी कम है। राइवलरी, किसी भी मार्केट में जब राइवलरी ज्यादा होती है ना, तो वहां सर्वाइव करना मुश्किल है। जिस मार्केट में कंपटीशन कम होता है ना, एक नया बिजनेस उसको ग्रूम करने का मौका मिल जाता है, वो मार्केट का अच्छा शेयर पकड़ लेता है। लेकिन जिस मार्केट में ऑलरेडी बड़ा जालिम कंपटीशन चल रहा हो, वहां पे मुश्किल होता है नए बिजनेसेस के लिए अपने आप को एडजस्ट करना। तो जो राइवलरी है वो ज्यादा कब होगी, राइवलरी ज्यादा कब होगी जब राइवल सिमिलर साइज के हैं, जब मार्केट में कम ग्रोथ है, जब मार्केट में हाई फिक्स कॉस्ट हैं, और इसमें सारे लोग बेचारे फंसे हुए हैं कि यार क्या करें, इतना तो हमें किराए देने पड़ जाते हैं, इतना तो फलाना हो जाता है, और उसके बाद उनके पास बड़ा कम मार्जिन है मजीद इनोवेट करने का। प्राइस वॉर्स चल रही है, लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। डिफरेंशिएशन कम है। अब आपको वर्ड डिफरेंशिएशन समझ आता है। डिफरेंशिएशन कम है उसमें। बड़ा एक जैसी मिलती जुलती प्रोडक्ट, और किसी के पास इतना मार्जिन नहीं कि अपनी प्रोडक्ट को मुमताज करके पेश कर दे और मार्केट में छा जाए। एग्जिट बैरियर्स काफी हैं, इतना आसान नहीं है उस मार्केट को छोड़ना। तो एक ऐसी मार्केट जिसमें छोटे छोटे से बहुत सारे सप्लायर्स हैं, बड़ा जालिम कंपटीशन है, हर किसी के पास थोड़ा थोड़ा सा शेयर है मार्केट का, और प्राइस वॉर्स और मुसलसल लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, तो मैं कहूंगा वहां राइवलरी ज्यादा है। अगर राइवलरी ज्यादा होगी तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। मैं आज बैठ के सोच रहा हूँ मैं कौन सी मार्केट में जाऊं, तो जिस मार्केट में राइवलरी ज्यादा है वहां जाना एक अच्छी बात नहीं है। देन सप्लायर की बार्गेनिंग पावर तो नहीं है कहीं,
मैं एक बिजनेस में जाऊं और वहां सप्लायर ही मुझे इमोशनल कर रहा हो, सप्लायर ही मुझे पागल बना रहा हो, सप्लायर जो रेट रख दे मैं बाउंड हूं क्योंकि सप्लायर के पास पावर बड़ी है। अगर सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर है तो ये एक अच्छी बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कब होता है, जब थोड़े से सप्लायर्स और उनसे खरीदने वाले ज्यादा होना तो उनके पास पावर आ जाती है, फिर वो अपनी पसंद की रेट अपनी पसंद की चीज देते हैं। सब्सटीट्यूट अगर बड़े थोड़े से हो, सप्लायर अगर मुझे मान लीजिए मैं कहूँ यार भाड़ में गया वो सप्लायर, मैं किसी और से कोई और तरह की चीज ले लूंगा, अगर सब्सटीट्यूट भी नहीं है उस प्रोडक्ट का कि मैं कहीं और से खरीद लूं, और ना ही सप्लायर बहुत ज्यादा है, तो मैं मजबूर होऊंगा, मैं चंद हाथों में खेलता चला जाऊंगा। स्विचिंग कॉस्ट हाई है, मैं एक जगह से एक सप्लायर से दूसरे सप्लायर की तरफ जाऊंगा, अच्छा खासा मुसीबत पड़ जाएगी, नए खर्चे नई चीजें और वो सारा, तो शायद मेरे लिए सप्लायर चेंज करना भी आसान नहीं है। पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग फॉरवर्ड, सप्लायर आगे ना आ जाए भाई, ये देखे ना, सप्लायर ने मुझे सप्लाई की मेरे बिजनेस को, और मेरे बिजनेस ने अपने कस्टमर्स को चीज प्रोवाइड की। अब एक खौफ ये है कि कहीं सप्लायर आगे बढ़ के कस्टमर खुद ही ना बन जाए। मेरा गाड़ियों का शोरूम है, मैं गाड़ियां बनाने वाली कंपनियों से गाड़ियां खरीदता हूँ, अपने शोरूम में रखता हूँ और बेचता हूँ, तो मेरे सप्लायर कौन है? गाड़ी देने वाले। अगर मुझे डर है ये कि गाड़ियों वालों ने फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर ली, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन यानी गाड़ी वाले अपने बिजनेस से अगले बिजनेस में आ गए, उनका बिजनेस है गाड़ी बना के बेचना, किसको? शोरूम को। अगर गाड़ियों वालों ने अपने शोरूम लॉन्च कर दिए तो मैं जो एग्जिस्टिंग शोरूम रख के बैठा हूँ, मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा, मेरा तो सप्लायर खुद ही मेरा कंपेटिटर बन गया। तो अगर सप्लायर्स ऐसे होंगे जिनसे आपको खौफ हो कि वो आपके कंपेटिटर ना बन जाए, वो इंटीग्रेट ना कर जाए फॉरवर्ड, तो फिर कस्टमर जो है वो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इतने तूफानी कस्टमर्स हैं कि यार चलो देखी जाएगी क्या है किस तरह से। सप्लायर्स की प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड, हर सप्लायर एक ऐसी चीज दे रहा है जो दूसरे सप्लायर के पास नहीं मिल रही, तो अगर सप्लायर यूनिक चीजें दे रहा है, सप्लायर कम है, सप्लायर जो है वो आ, उसको चेंज करना आसान नहीं है, सप्लायर के हाथों ब्लैकमेल हो सकते हैं, सप्लायर तगड़ा है, तो हम कहेंगे कि ये वाली मार्केट में सप्लायर के पास बड़ी जालिम बार्गेनिंग पावर है। कभी कभी बार्गेनिंग पावर कस्टमर के पास होती है, कब? जहाँ कंसंट्रेशन ऑफ बायर होती है, जहाँ बहुत सारे बायर्स इकट्ठे हो गए हैं और वो मिलके डिसीजन ले रहे हैं, अगर एक भी उनको बताएगा ना फेसबुक पे आके ओ यार फलाना ने मेरे साथ धोखा किया, तो जनाब सारे बाइकआउट करके किसी दूसरी तरफ चले जाएंगे। बायर कंसंट्रेटेड है, बायर एक जगह पे बहुत ज्यादा इकट्ठे हुए हुए। अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ सप्लाई एग्जिस्ट, कोई मसला नहीं, आप उन्हें माल दे रहे हैं, आप नहीं देंगे किसी और से खरीद रहेंगे, मार्केट में इतने दुकानदार मौजूद हैं, तो सप्लायर के पास पावर आ गई, वो जिस मर्जी के पास चला जाए। कॉस्ट ऑफ परचेज इज हाई प्रोपोर्शन ऑफ टोटल कॉस्ट, सब कस्टमर के लिए उसकी कॉस्ट का बड़ा हिस्सा है परचेजिंग, तो ऐसे में वो बड़े ध्यान से परचेजिंग करता है, बहुत सारी रिसर्च करता है, अपनी पसंद की परचेजिंग करता है और बहुत भाव तो करके परचेजिंग करता है, तो इसका मतलब है कि ये कस्टमर हमें तकलीफ देने वाला है। थ्रेट ऑफ बैकवर्ड इंटीग्रेशन, अब अगेन कस्टमर अगर बैकवर्ड आ गया, हमारा कस्टमर ही अगर, भाई मैं गाड़ियां बना के बेचता हूं और शोरूम वाला उसे आगे सेल करता है, तो मेरा कस्टमर है शोरूम वाला, अगर मुझे ये डर हो कि कल को शोरूम वाले ने पीछे आके मेरा बिजनेस पकड़ लिया तो फिर मेरा क्या होगा? तो जब आपको कस्टमर से डर हो कि कस्टमर पीछे आके सप्लायर ना बन जाए, भाई मार्केट में क्या होता है, होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है और एक पीछे मैन्युफैक्चरर होता है, तो रिटेलर अगर होलसेल के बजाय खुद से पीछे वाले बंदे से खरीद ले और खुद होलसेलर बन जाए, तो होलसेलर को तो डर होगा कि उसका कस्टमर पीछे आके वही बिजनेस में आ गया तो उसका क्या बनेगा। देन स्विचिंग कॉस्ट अगर आसान है, लोगों के लिए मूव कर आसान है, तो हमारा कस्टमर हमारे बजाय किसी और के पास चला जाएगा। बायर जो है उनके प्रॉफिट्स कम है, उनको फुल इंफॉर्मेशन है, तो मैं कहूंगा कि यहाँ बायर बहुत तगड़ा है, इधर इतने आराम से प्रॉफिट नहीं होना। अच्छा प्रॉफिट वहां होता है जहाँ रेवेन्यू कम हो, जहाँ सप्लायर ज्यादा पावरफुल ना हो, जहाँ कस्टमर ज्यादा पावरफुल ना हो, इतनी आइडियल सिचुएशन कभी भी नहीं मिलती। फिर नए एंट्रेंट से आप हर वक्त लगा रहता है, मैं एक मार्केट में जाऊं, मैं एक दुकान बनाऊं, मैं वहां पे एक मार्केट डेवलप करूं, बड़ा अच्छा काम करूं, 3-4 साल लगा के कस्टमर इकट्ठे करूं, अचानक से एक बंदा आए मेरे साथ वाली दुकान खोले और आधे कस्टमर मेरे तोड़ के चला जाए, कितना दुख लगेगा। मैं कहूंगा यार ये किस किस्म का बिजनेस है, इसमें जब मर्जी जो मर्जी मुंह चुक के हट जाता है, और मतलब मैं अभी प्रॉफिट कमाने ही लगा हूं कि अचानक से कोई और बंदा आके मेरा प्रॉफिट खा गया। तो ऐसे में जो थ्रेट ऑफ एंट्री है ना वो बड़ा खतरनाक होता है। तो हमें ये देखना होता है कि वो कौन कौन से बैरियर्स हैं जिसकी वजह से लोग किसी बिजनेस में आते नहीं, और आते हैं तो फिर देर तक टिके रहते हैं, आराम से वापस नहीं जाते। जितने ज्यादा उस मार्केट में बैरियर्स टू एंट्री होंगे, मुझे उतना अच्छी लगेगी वो मार्केट, के उस मार्केट में मैं घुस जाऊं तो कल को कोई मेरे साथ उठ के एवं नहीं कोई दुकान खोल लेगा, उसके अंदर साइंस बहुत ज्यादा है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो जितने लेवल पे काम करेगा, अदर कॉस्ट एडवांटेजेस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, जितनी ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी उतना मुश्किल है, डिस्ट्रीब्यूशन तक एक्सेस,
हर बंदे तक नहीं होती, हर बंदा हर जगह तक नहीं पहुंच सकता, कुछ पेटेंट्स बनाने पड़ेंगे, कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, एग्जिस्टिंग फर्म्स वगैरह आपको कई दफा नहीं घुसने देती, तो किसी सेक्टर में घुसना बहुत ज्यादा खर्चे वाला है, रूल भी बहुत फॉलो करने हैं, ये मसला भी वो मसला। मैं भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूंगा जिससे आपके लिए जरा इजी हो जाएगा इसको समझना। तो वो मार्केट जिसमें एंटर होना मुश्किल है, मुझे शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन एंटर होने के बाद मुझे ये हौसला होता है कि इसमें जल्दी कंपेटिटर्स नहीं आएंगे, तो ऐसी मार्केट कमाने के लिए अच्छी होती है जिसमें इतने आराम से कोई भी उठ के ना आ जाए, जिसमें कम लोग ही हों हमेशा। थ्रेट ऑफ न्यू सब्स्टिट्यूट, क्या हम अपनी प्रोडक्ट की नई मार्केट्स ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल हमें ये लग रहा है कि हमारी प्रोडक्ट की जगह लोग कोई और सब्स्टिट्यूट लेना ना शुरू कर दें। अगर लेना शुरू कर दें तो क्या मेरे पास कोई और सोर्स है, क्या मैं अपनी प्रोडक्ट किसी और जगह पे दे सकता हूँ? तो अगर मैं एक ऐसी प्रोडक्ट में डील कर रहा हूँ जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट हैं, तो ये एक अच्छा बिजनेस नहीं है। लेकिन अगर एक ऐसे बिजनेस में हूँ जिसका सब्स्टिट्यूट कम है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। टेक्निकली ये 5 पैरामीटर्स आपने देखने हैं हर मार्केट में, और फिर डिसाइड करना है कि आपको किस मार्केट में घुसना चाहिए। एक छोटी सी प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ जिससे बात थोड़ी सी जल्दी समझ आ जाएगी। मैं एक एग्जांपल अक्सर दिया करता हूँ कि फर्ज करें मेरे पास 10 करोड़ हो और मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या बिजनेस शुरू करूँ। एक ऑप्शन है मेरे पास कि मैं फैन मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ, फैन मैन्युफैक्चरिंग कर लूँ। एक ऑप्शन ये है कि मैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स में आ जाऊं, ये जो पेप्सी कोक और इस तरह की मिजान बेवरेजेस इस तरह की कोई कंपनी बना लूं। और एक ये है कि मैं सीए का कॉलेज बना लूं। मैं तो मतलब बिजनेस मॉडल के अंदर वो चीजें भी डालूंगा। अब 10 करोड़ मेरे पास है, मुझे कौन सी मार्केट में घुसना चाहिए? अब अपनी स्ट्रेंथ देखूंगा तो मैं कहूंगा सीए कॉलेज सबसे अच्छा है। वो इंटरनल एनालिसिस है, वो भी हमारा मुद्दा नहीं है। हमारा मुद्दा इस वक्त कंपटीशन, बाहर की दुनिया को देखना है। कंपटीशन के हिसाब से फैन मैन्युफैक्चरिंग अच्छी है, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स अच्छी है या सीए कॉलेज अच्छा है, इसके लिए मुझे पोर्टर 5 फोर्सेस को उसको परखना होगा। राइवलरी कितनी है, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर कितनी है, कस्टमर की कितनी है, एंट्री बैरियर्स कितने हैं, और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट कितना है। फैन मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। राइवलरी 10 से 15 तरह की कंपनी है जो पंखे बना रही हैं, मिलते जुलते पंखे हैं, मिलती जुलती क्वालिटी है, एक ही जगह 10 दुकानें डाल के बैठे होते हैं। कस्टमर जो है वो 15 दुकानें फिरता है, 10 दुकानें फिरता है और उनमें से किसी एक जगह से लेता है। तो छोटे छोटे बिजनेस, हर किसी के पास मार्केट का 5 से 7% शेयर, हर कोई मिलता जुलता पंखा बना रहा है और हर किसी की प्राइस क्वालिटी मिलती जुलती है। तो यहाँ राइवलरी काफी ज्यादा है। राइवलरी के हिसाब से मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बार्गेनिंग पावर ऑफ सप्लायर, सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर तो नहीं, मैं किससे पंखा वो करूं, इंपोर्ट करूं। पता लगा मैंने इंटरनेट पे एक आवाज देनी है कि मैंने पंखा इंपोर्ट करना है, 100 लोग आ जाएंगे, यार मैं आपको इंपोर्ट कर देता हूँ, मैं इंपोर्ट कर देता हूँ। इसका मतलब है कि पंखे वाली इंडस्ट्री में सप्लायर के पास ज्यादा बार्गेनिंग पावर नहीं है। सप्लायर जो है वो हमें इजीली मिल सकता है, सप्लायर हमारे साथ इजीली चल सकता है। तो यहाँ पे आपके पास सप्लायर के पास कम बार्गेनिंग पावर है, मुझे अच्छा लगा, मैंने टिक लगा दिया। कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर, हाँ कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है, उसको मिलती जुलती चीज मिल रही है। कस्टमर कंसंट्रेटेड है, कस्टमर 15 जगह देखता है, वो वारंटी प्राइस हर चीज को मैच करता है, फिर जाके वो पंखा जो उसको सबसे कम रेट में सबसे अच्छे फीचर्स देने वाला मिल रहा होता है वो लेता है। तो ये बिजनेस बड़ा जालिम है, इसमें कस्टमर्स के पास बड़ी पावर है। तो हमने कस्टमर की पावर की वजह से उसे क्रॉस कर दिया। एंट्री बैरियर, क्या एंट्री बैरियर है? क्या पंखा बनाने वाली कंपनी शुरू करना बहुत मुश्किल है? नहीं। कोई भी बंदा 1 लाख रुपए से बेहतरीन कंपनी शुरू कर देगा। मैं 10 करोड़ में रख के बैठा हूं तो मैं ऐसा बिजनेस क्यों शुरू करूं जिसमें कोई भी उठ के आ जाएगा और कल को मेरे साथ दुकान डाल के बैठेगा और मेरे से ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा होगा। तो एंट्री बैरियर्स इसमें उस तरह से नहीं है, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा। थ्रेट, थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट, इसमें थ्रेट ऑफ सब्सटीट्यूट है भी नहीं भी। पंखे का सब्सटीट्यूट एसी है लेकिन वो बहुत महंगा है। हो सकता है मार्केट में कोई ऐसा सब्सटीट्यूट आ जाए, पेडेस्टल फैन या ऐसा जो कि पंखे को ओवरथ्रो कर रहा हो। तो ये को बहुत मतलब ऐसा है जो समझ नहीं आ रहा, हो भी सकता और नहीं भी। तो पंखे की इंडस्ट्री में घुसते हुए मैंने पांचों फैक्टर देखे, रेवलरी ज्यादा और बार्गेनिंग पावर ऑफ कस्टमर और एंटी बैरियर्स। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो मुझे डिस्करेज कर रही हैं, और 2 चीजें हैं कि सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर नहीं है और थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट उतना नहीं है। ये इन्होंने मुझे दरमियान में लाके खड़ा किया। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की तरफ आते हैं। राइवलरी नहीं है ज्यादा, 2-3 मेन प्लेयर्स है, उन्हीं के दरमियान सारी गेम चल रही है। तो ऐसे में उन 2-3 के बीच में मैं चौथा बन जाऊंगा तो मेरे पास मार्केट का एक अच्छा शेयर हासिल करने का वो होगा। पंखे में तो मैं घुसता तो मैं 2% का होता मार्केट का होल्डर। अब यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा है। अच्छा, सप्लायर की बार्गेनिंग पावर, पता ही लगा कि पूरे पाकिस्तान में कार्बोनेटेड ड्रिंक से रिलेटेड जो कि स्पेसिफिक गैसेज, इक्विपमेंट्स, प्लांट्स और इस तरह की चीजें हैं, गिनती के 2 लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर 2 लोग पूरे पाकिस्तान को प्रोवाइड कर रहे हैं तो पीछे से वो अपने रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ाएंगे, इधर से हम सारी बोतलों वालों को अपनी कीमतें बढ़ानी पड़ जाएंगी। तो बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास है।
कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है, ये थोड़ा सा मीडियम सी बात है। कस्टमर जो है वो 3-4 तरह की ड्रिंक्स में से मर्जी है उसकी, वो जो मर्जी चूज कर ले, लेकिन उसके पास ऑप्शंस भी ज्यादा नहीं है। वो ज्यादा से ज्यादा पेप्सी के बजाय कोक कहेगा, कोक के बजाय ज्यादा से ज्यादा बहुत मूड हुआ तो कहेगा अच्छा यार गोलमेल वाली ब्लैक बोतल ला दो। ज्यादा ऑप्शन ही नहीं है। तो अगर मेरी भी ऑप्शन बीच में होगी तो बार्गेनिंग पावर तो है कस्टमर के पास, लेकिन चूंकि ज्यादा रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स नहीं है तो मैं कहूंगा कि यहाँ जरा मीडियम लेवल की है। एंट्री बैरियर्स बहुत हाई हैं, मतलब बेवरेजेस का प्लांट लगाने के लिए मुझे 6 करोड़ तो जगह और सेटअप के चाहिए, 3 करोड़ का माल इंपोर्ट करना पड़ेगा, 50 लाख रुपए और चीजों पर खर्च करने पड़ेंगे, फिर रूल्स एंड रेगुलेशन, गवर्नमेंट के इस डिपार्टमेंट को मुतमईन करो, उस डिपार्टमेंट को, क्वालिटी का ख्याल रखो, ये करो वो करो। हर बिजनेस इतनी दिक्कत नहीं ले सकता, कितनी अजियतें बर्दाश्त करे। इसका मतलब है इसमें एंट्री बैरियर्स ज्यादा है। मतलब मैं अगर इसमें घुसूंगा तो मुझे खुशी है कि अगले 5-7 साल तक मेरा कोई बड़ा कंपेटिटर नहीं आने वाला, मुझे इसमें घुस जाना चाहिए। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट हाई है। बोतल के सब्स्टिट्यूट बहुत सारी चीजें हैं। गवर्नमेंट ने कहा जी बोतलें बैन हो गई स्कूल में, लोग सोच रहे थे बच्चे जो है वो क्या करेंगे, तबाह हो जाएंगे, मर जाएंगे। नहीं, बच्चों ने जूस पीने शुरू कर दिए, बच्चों ने माइलो पीना शुरू कर दिया। तो फिर वो उन्हीं कंपनियों को अपने फिर जूस और इस तरह के प्रोडक्ट्स निकालने पड़े कि भाई अब क्या करें, सर्वाइव तो करना है। तो अगर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स देखें तो एंट्री बैरियर्स ज्यादा है, अच्छी बात है। थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट भी ज्यादा है, अच्छी बात नहीं है। बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास ज्यादा है, हम मुश्किल में आ जाते हैं, लेकिन रेवल्डी कम है, हमें अच्छा लग रहा है। तो यानी जब भी आपने डिसीजन लेना है ना, इन पांचों फैक्टर्स को मिला के सोचना है किसी भी फैक्टर में कि मुझे कहाँ जाना चाहिए। सीए कॉलेज की बात करते हैं, रेवल्डी दरने लेवल की है, 6-7 तरह के कॉलेजेस हैं, आपस में मुकाबला चल रहा है, मिलते जुलते कॉलेज हैं, मिलती जुलती सर्विस दे रहे हैं। तो उतना ज्यादा नहीं जितने पंखे वाले हैं, और उतना कम भी नहीं जितना कार्बोनेटेड ड्रिंक वाले, मीडियम लेवल पे मुकाबला चल रहा है। सप्लायर के पास बार्गेनिंग पावर, हो अल्लाह माफी दे भाई। सप्लायर कौन है? टीचर्स। टीचर्स थोड़े से हैं, पूरे पाकिस्तान में गिनती के टीचर्स हैं, वही अच्छा काम कर रहे हैं। और मतलब आज से 10 साल पहले जो नाम थे आज भी वही नाम है। तो चंद ही लोग हैं जो अच्छे सप्लायर हैं, और हर वक्त डर लगा रहता है कि यार हमारा टीचर हमें छोड़ के किसी और के पास ना चला जाए, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। बार्गेनिंग पावर सप्लायर के पास बहुत ज्यादा है, क्योंकि सप्लायर कम है, सप्लायर की प्रोडक्ट डिफरेंशिएटेड है, उनका कस्टमर उनके साथ बहुत ज्यादा लिंक है। तो सप्लायर यहाँ पे तूफानी है भाई। सीए का कॉलेज शुरू करने का मतलब है सत्यानाश, सप्लायर खा जाएगा आपको। कस्टमर के पास बार्गेनिंग पावर है, थोड़ी सी है, थोड़ी सी नहीं है, मीडियम लेवल की है। कस्टमर के पास भी कई कॉलेजेस हैं, कई ऑप्शंस हैं, लेकिन अगर आपके पास अच्छे टीचर्स मौजूद हैं तो कहीं ना कहीं का कस्टमर बहुत ज्यादा पावर में नहीं है। तो दरमियाने लेवल की पावर है। पुराने जमाने में सिरे से नहीं होती थी। आप कॉलेज में जाएं, कॉलेज कहता था ये आपको 3 क्लासें मिलेंगी, ऐसे मिलेंगी, इस टाइम पे बच्चा कहता था जी सर। अब इस वक्त इतने कॉलेज हैं, इतना मुकाबला है, फिजिकल का मुकाबला, ऑनलाइन का मुकाबला, ये मुकाबला वो मुकाबला, कस्टमर के पास रीजनेबल बार्गेनिंग पावर आ गई है। एग्जिट बैरियर, एंट्री बैरियर मीडियम लेवल के हैं। सीए का कॉलेज बहुत मुश्किल नहीं है। 10 करोड़ इज अ वेरी सफिशिएंट अमाउंट, इससे बड़े आराम से शुरू हो सकता है। इवन 3 से 4 करोड़ से भी शुरू हो सकता है। यानी कि उतना ज्यादा तकलीफ नहीं है जितनी कार्बोनेटेड, और उतना कम भी नहीं है जैसे पंखे वाला, मीडियम लेवल की तकलीफ है। सब्स्टिट्यूट नहीं, सीए की का सब्स्टिट्यूट, क्लोज सब्स्टिट्यूट नजर नहीं आ रहा। आईकेएप कोशिश कर रहा है कि किसी और बॉडी को इस लेवल पे डेवलप ना होने दे अकाउंटेंसी के अंदर। तो ऐसे में सीए का आपको इतने आराम से सब्स्टिट्यूट नहीं नजर आ रहा, तो आपको पता है हाँ यार ये वाला बिजनेस कर रहे होंगे ना, तो इतनी जल्दी कोई ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं आएगा कि लोग हमें छोड़ के उसके पास चले जाएंगे। एसी से जब आया था तो सारे कॉलेजेस ने सीए के बजाय एसीसी पे फोकस करना शुरू कर दिया था। आईकेएप ने उनको भी डीरेगुलेट कर दिया। तो बेसिकली सब्स्टिट्यूट, यानी कि ये सारी चीजों को मिला के आपने देखना है, फिर आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हमारे लिए ये मार्केट अच्छी है या नहीं। तो दैट वाज पोर्टर की 5 फोर्सेस। आगे चलते हैं, वक्त कम और मुकाबला बहुत ज्यादा। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये सेकंड मॉडल है। इस मॉडल को लोग अलग अलग लोगों के साथ अटैच करते हैं। मुख्तलिफ लोगों ने इसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन की है, लेकिन ये एक थोड़ा सा जेनेरिक मॉडल है जो कि अक्सर जगह पे डिस्कस होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ये मॉडल क्या कहता है? ये मॉडल कहता है कि हर प्रोडक्ट का एक इंट्रोडक्शन है, एक हर प्रोडक्ट का एक इंट्रोडक्शन है। हर प्रोडक्ट फिर उसके बाद ग्रो करेगी, तेजी से ऊपर जाएगी, फिर एक जगह पे जाके मैच्योर हो जाएगी, और फिर वो डिक्लाइन की तरफ आएगी। तो इन्होंने कुछ फेजेस बताए। ये राइट से लेफ्ट से राइट जो जा रहा है वो टाइम है, और ये ऊपर सेल जा रही है। तो जैसे एक प्रोडक्ट मार्केट में आती है और आगे जाती है तो वो शुरू के इंट्रोडक्शन फेज में होती है, फिर ग्रोथ आती है, तेजी से ऊपर जाती है, फिर वो एक खास मैक्सिमम पॉइंट पे जाकर रुकती है कुछ देर, और फिर उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता फारिग होना शुरू हो जाती है डिक्लाइन की तरफ।
जब लोगों को नहीं समझ आ रहा होता कि ये कैसे है कि अलग अलग प्रोडक्ट्स के अलग अलग फेजेस हो सकते हैं, तो मैं एक एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। पर्सनल कंप्यूटर डिक्लाइन फेज पे, अब पर्सनल कंप्यूटर लोग नहीं खरीदते, लैपटॉप्स खरीदते हैं, टैब्स खरीदते हैं, तो पर्सनल कंप्यूटर की प्रोडक्ट कभी आई होगी लेकिन इस वक्त डिक्लाइन फेज में। लैपटॉप मेच्योरिटी फेज में, लैपटॉप अपनी मार्केट पीक पे पहुंचे हुए हैं, हर बंदा जाके लैपटॉप खरीदता है और नहीं लग रहा कि लैपटॉप खत्म होने वाले हैं, लेकिन लैपटॉप किसी भी वक्त थोड़ा सा आगे जाके ऑब्सलीट हो सकते हैं और उनकी जगह टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं। टैब्स और स्मार्टफोन बड़ी तेजी से ग्रो कर रहे हैं, इतनी तेजी से ग्रो कर रहे हैं कि कुछ अर्से में लैपटॉप को उड़ा के बाहर फेंकने वाले हैं, ये इस वक्त ग्रोथ फेज में है। और स्मार्ट ग्लासेस, गूगल के स्मार्ट ग्लासेस के आपने जनाब यहाँ पे वो लगाया हुआ है, हल्का सा वो है और उसके अंदर आपको सारा गूगल सारी चीजें नजर आ रही हैं, ये इंट्रोडक्शन फेज में ये अभी बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुई। सेकेंड एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो हैंड रिटन लेटर जो है वो डिक्लाइन हो चुके हैं। फैक्स वगैरह मेच्योरिटी फेज पे, फैक्स अभी भी हो रहा है लेकिन मेच्योर है, कभी भी डिक्लाइन हो सकता है। ईमेल जो है वो ग्रोथ पे है, अब ईमेल बहुत ज्यादा यूज हो रही है, और ई कॉन्फ्रेंसिंग, जूम मीटिंग्स और इस तरह की चीजें, व्हाट्सएप वगैरह, ये इंट्रोडक्शन फेज में है जिसमें लोग अभी अपनी बिजनेस कम्युनिकेशन भी इस पे करना शुरू हो गए। तीसरी एग्जांपल चेकबुक डिक्लाइन फेज में है, क्रेडिट कार्ड मेच्योरिटी फेज में है, स्मार्ट कार्ड ग्रोथ फेज में है, और आइरिस बेस्ड आइडेंटिटी कार्ड जो है जो कि आपके बायोमेट्रिक की बेस पे चलता हो या आपके मुख्तलिफ सिग्नल्स की बेस पे चलता हो, वो अभी कार्ड बेसिक लेवल पे है। तो ऐसा होता है कि एक प्रोडक्ट आती है, प्रोडक्ट छाती है, प्रोडक्ट बड़ा जबरदस्त तरीके से तूफान मचाती है, प्रोडक्ट एक खास लेवल पे जवान होती है, मैच्योर होती है, और उसके बाद फिर एक टाइम आता है कि लोग उस प्रोडक्ट को छोड़ के कोई और प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। अगर बिजनेसेस ये नहीं समझेंगे और हर वक्त ये सोचते रहेंगे कि हमारी प्रोडक्ट तो टॉप पे रहेगी, ये एक गलती है। उन्हें ये अंदाजा लगाना होगा कि उनकी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कौन से फेज में, और हर फेज से रिलेटेड उनको अलग अलग स्ट्रेटेजीज रखनी होंगी, हर फेज को समझना होगा इस फेज की क्या रिक्वायरमेंट है, इस फेज में क्या चाहिए, इस फेज में क्या चाहिए। तो ये चीज बेसिकली जो लाइफ साइकिल मॉडल है वो ये है। लाइफ साइकिल इज द पीरियड फ्रॉम बर्थ और क्रिएशन ऑफ एन आइटम टू द एंड ऑफ इट्स लाइफ। प्रोडक्ट्स, कंपनीज, इंडस्ट्रीज, हर किसी की लाइफ साइकिल है, हर इंडस्ट्री की लाइफ साइकिल है। एसीसी आया, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योर हुआ, फिर डिक्लाइन की तरफ चला गया। सीए पे भी ऐसा टाइम आ सकता है। तो कहीं ना कहीं हर किसी का अपना एक लाइफ साइकिल है, इनका ये मानना है। क्लासिकल लाइफ साइकिल की 4 फेजेस होते हैं, वो 4 फेज सामने सामने एग्जांपल्स हैं। अब नॉर्मली एक सवाल होता है कि इन अलग अलग फेजेस में मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, इन अलग अलग फेजेस में ये काम कैसे होना चाहिए। तो मैं एक और टेबल आपसे शेयर कर दूं, ये बड़ी मजे की वर्किंग है, ये आईकेएफ की किताब में इस तरह से नहीं है, मैंने इसको टेबल बना के इस तरह से पेश की है कि आपके पास पेपर्स के अंदर भी आपको हेल्प हो सकती है। ये ऊपर चारों फेजेस चल रहे हैं। लेफ्ट ये पहला इंट्रोडक्शन है, दूसरा ग्रोथ है, तीसरा मेच्योरिटी है और चौथा डिक्लाइन है। फीचर्स, सेल इंट्रोडक्शन में कम होती है, ग्रोथ में बढ़ती है, मेच्योरिटी में पीक होती है और डिक्लाइन में डिक्लाइनिंग सेल्स होती है। पर यूनिट कॉस्ट शुरू में हाई होती है, ग्रोथ में एवरेज हो जाती है, जब आप मेच्योरिटी पे हैं तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से लो हो जाती है, डिक्लाइनिंग में भी कॉस्ट आपकी लो होती है क्योंकि आप इकोनॉमीज अचीव कर चुके होते हैं। प्रॉफिट इंट्रोडक्शन में नेगेटिव होता है, ग्रोथ में आना शुरू होता है, मेच्योरिटी में मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और डिक्लाइन में आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रहा होता है। कस्टमर्स, इंट्रोडक्शन फेज में इनोवेटर्स आपके पास आते हैं, वो लोग जो कि बिल्कुल नई चीज हमेशा सबसे पहले मार्केट में उठाते हैं कि यार सबसे पहले मैं देखूंगा कि कैसी चीज है। फिर अर्ली अडॉप्टर आते हैं, फिर मिडिल मेजोरिटी आती है और बाद में लैगर्ड जो कि फॉर एग्जांपल मेरी तरह के लोग जो कि कहते हैं अच्छा ठीक है, मतलब सिविक का जब नया मॉडल आ रहा है तो मैं कह रहा हूँ अच्छा चलो यार पुराना वाला मॉडल ले लेते हैं, अच्छा तो लग ही रहा है। यानी कि एक फैशन आया, ऑब्सलीट हो गया, खत्म हो गया, तो कुछ ऐसे ठंडे लोग भी होते हैं जो कहते हैं अच्छा चलो ठीक है यार, इतने अरसे चलती रही ना, अच्छी चीज होगी, चलो मैं भी ले लेता हूँ। तो लेगर्स एंड के करीब आते हैं। कंपेटिटर इंट्रोडक्शन में कम होते हैं, ग्रोथ में ये भी ग्रो कर जाते हैं, मेच्योरिटी में एक स्टेबल कंपटीशन होता है, और अगेन डिक्लाइन जब वो प्रोडक्ट होती है तो कंपेटिटर्स भी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से निकल रहे होते हैं, तो वो भी डिक्लाइन पे होते हैं। ऑब्जेक्टिव, यहाँ आपको प्रोडक्ट अवेयरनेस देनी चाहिए, यहाँ मार्केट का शेयर मैक्सिमम बनाने की कोशिश करनी चाहिए, मार्केट पे हमला करना चाहिए, यहाँ अपने शेयर को डिफेंड करना चाहिए, जगह पे पहुंच गए इससे नीचे ना गिरे, और यहाँ आप आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंडिचर रिड्यूस करें ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप इससे बाहर निकलें। कॉस्ट कौन सी इन्वॉल्व है इसमें? ऑपरेटिंग कॉस्ट, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट बहुत ज्यादा है। इसमें कैपेसिटी इंक्रीज करना और अपने वर्किंग कैपिटल पैसा मार्केट में फेंकना ज्यादा है। यहाँ मेंटेन करने की स्ट्रेटेजीज, क्वालिटीज के ऊपर खर्चा बहुत ज्यादा होगा। और देन इधर आपने ध्यान रखना है कि विड्रॉल की कॉस्ट क्या, और हल्का हल्का सा खर्चा करके विड्रॉल की तरफ आना है। प्रोडक्ट किस तरह की होगी? इंट्रोडक्शन में बेसिक प्रोडक्ट होगी, ग्रोथ में जरा मजीद प्रोडक्ट के नए फीचर्स भी आ रहे होंगे, यहाँ पे आप ऊपर पहुंच गए मैक्सिमम प्रोडक्ट, अब आप प्रोडक्ट की अलग अलग डाइवर्सिफिकेशन ऑफर कर रहे होंगे, उसमें ये डिफरेंशिएशन कर दी, ये डिफरेंशिएशन कर दी, ये डिफरेंशिएशन, और इसमें
फेज आउट हो जाता है, वीक आइटम या रिपोजिशन, प्रोडक्ट आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गायब हो जाती है। प्राइस की क्या स्ट्रेटेजी है? कॉस्ट प्लस, जितना खर्चा लग रहा है आप देख लें कि हाँ भाई इससे ऊपर हमने चार्ज करना है। यहाँ पेनिट्रेशन या स्किमिंग करें। पेनिट्रेशन स्किमिंग का मतलब ये होता है पेनिट्रेशन का कि आप मार्केट में एंटर हो जाते हैं, सस्ती प्राइस रखते हैं ताकि जल्दी से ग्रोथ फेज में आप ज्यादा कस्टमर्स अपने पास लें और अपने आप को जल्दी मैच्योर कर लें। स्किमिंग ये होता है कि आप ऊपर ऊपर की मलाई निकाल लेते हैं डिफरेंशिएशन से, और पेनिट्रेशन में आप कॉस्ट लीडरशिप अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं। मेच्योरिटी में आपको प्राइस वो रखनी पड़ती है जो कंपेटिटर्स के साथ मुकाबला कर सके। अब आप अपनी प्राइसिंग नहीं सोचते, आप देखते हैं मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि मेच्योरिटी में अब सब तकरीबन मुकाबले पे है, और यहाँ पे आपको प्राइस कट करनी पड़ती है। प्रोमेशन यहाँ शुरू में हैवी करनी पड़ती है, यहाँ पे आप थोड़ी सी कम कर सकते हैं। मेच्योरिटी में आपको अपने ब्रांड को स्टेबल रखने के लिए मार्केटिंग करनी होती है, और डिक्लाइनिंग के फेज में आपको रिड्यूस करनी होती है। टारगेट किसको कर रहे हैं? अगेन अर्ली अडॉप्टर को टारगेट कर रहे हैं या मैस मार्केट को टारगेट कर रहे हैं? यहाँ ब्रांड डिफरेंसेस वगैरह पे आप काम कर रहे हैं कि देखो हमारा बाकियों से फर्क है, हम बड़े मैच्योर हैं और हमारे पास बहुत अच्छा माल है, और इधर आप रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो ये ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। ये टेबल अगर आप याद कर लेंगे ना तो आपको पेपर में काफी हेल्पफुल हो सकता है कि आपको कभी कभी सवाल ये आ सकता है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, कभी आ सकता है कि डिफरेंट तरह की स्ट्रेटेजीज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में कंपनियों की क्या होती है। तो ये बड़ी खूबसूरत सी वर्किंग है जो एक टेबल में मैंने आप लोगों के लिए की है, तो ये टेबल आपको काम देगा। ये सारी चीजें उन हैंडआउट्स में वॉल्यूम 1 में मौजूद है, वहीं से उठा के यहाँ पे लिखी है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन और एनिमेशन का फर्क है और कोई फर्क नहीं। जी, प्राइस पेनिट्रेशन और स्किमिंग। प्राइस पेनिट्रेशन का मतलब है आप प्राइस कम करके मार्केट के अंदर घुस जाते हैं, कॉस्ट लीडरशिप। और स्किमिंग का मतलब है कि आप ऊपर ऊपर से मलाई उतार लें, आप इतनी महंगी प्राइस रख लें कि मार्केट में सिर्फ ऊपर वाले लोगों को आप अपने साथ ले आए कि आपके लिए इतने बहुत है। तो स्किमिंग इज जस्ट लाइक आपने डिफरेंशिएशन या फोकस को फॉलो किया, और पेनिट्रेशन का मतलब है आप कॉस्ट लीडरशिप की तरफ गए। ठीक, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के फायदे क्या हैं? फायदे क्या हैं? अगेन सीधी सी बात है कि आपको समझने में आसानी हो जाती है, आपको कोई डाउट नहीं रहता, कोई कंफ्यूजन नहीं होती, आपको पता है कि हम कहाँ हैं, हमारी चीजें किस किस फेज में हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स असेस कर सकते हैं, पोटेंशियल उसकी मेजर डेवलपमेंट से पहले समझ सकते हैं कब आएगी, कितने अरसे तक मार्केट में रहेगी, आपको जरा ज्यादा बेहतर असेसमेंट हो जाती है। नॉन प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट जो है आप उनको आहिस्ता आहिस्ता अबेंडन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप कॉस्ट रिड्यूस करने की टेक्निक यूज कर सकते हैं ओवर द लाइफ। आप प्राइस स्ट्रेटेजी डिपेंडिंग अपॉन कि वो कौन से फेज में उस हिसाब से कर सकते हैं। आप प्रोडक्ट को एज क्विकली एज पॉसिबल मार्केट में लाने के लिए वो कर सकते हैं। आप एक्चुअल परफॉर्मेंस को अगेंस्ट प्लान वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपनी पोजीशन को असेस कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप प्रोडक्ट्स को ओवर देयर लाइफ साइकिल देख रहे हैं ना, तो ये बड़ा अच्छी बात होती है, बड़ी मजेदार बात होती है कि आप ये समझ जाते हैं कि हर प्रोडक्ट पे एक लाइफ है, हर प्रोडक्ट पे इसको कितना खर्चा लगना चाहिए, हर प्रोडक्ट पे इस तरह से काम करना चाहिए। प्रोडक्ट के डिफरेंट फेजेस को समझते हैं, रादर देन कि आप कहें कि मेरी प्रोडक्ट क्यों नहीं परफॉर्म कर रही है। आपको समझना चाहिए कि एक डिक्लाइन वाला फेज है इस वक्त, ये इसको आप रोक सकें तो रोक लें, अदरवाइज आप इस प्रोडक्ट से निकलें और किसी और प्रोडक्ट में आ जाए। तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल से आपकी एस्टिमेशन बेहतर होती है, कैलकुलेशन बेहतर होती है, आप अच्छी स्ट्रेटेजीज लगा सकते हैं। तो एक बड़ा मजे का मॉडल है जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। ये हमारा एक और मॉडल हो गया। हमने पीछे पढ़ा पोर्टर 5 फोर्सेस, और यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पे कुछ क्रिटिसिज्म भी है, आपकी किताब ने नहीं बताया, मैंने एहतियातन आपके साथ शेयर किया है। ये रेलेवेंट ओनली है उन प्रोडक्ट्स के लिए जहां कस्टमर की डिमांड हाई है, शायद हर जगह आप इसको फिट नहीं कर सकते। एक प्रोडक्ट जिसको लोग खरीदना ही नहीं चाहते, वो बेचारी तो इंट्रोडक्शन से आगे जाएगी नहीं, वो तो बेचारी इंट्रोड्यूस होगी, मार्केट में आएगी, पिट के वापस चली जाएगी। आपकी असम्पशन ये है कि हर प्रोडक्ट ने ग्रो करना है, हर प्रोडक्ट ने मैच्योर होना है, हर प्रोडक्ट ने नीचे जाना है, तो ये बात अच्छी नहीं है। फिर प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की स्टेजेस जो है वो मार्केटिंग एक्शन से आपने समझी हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। यानी कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के फेजेस जो है वो कैसे पता लगेंगे, क्या होगा, ये इतनी आसान बात नहीं है। स्टेजेस को डिफाइन करना इजी नहीं है। फिर अलग अलग डिसीजन से आप प्रोडक्ट लाइफ साइकिल चेंज कर सकते हैं। प्रोडक्ट डिक्लाइन की तरफ जा रही थी, आपने उसमें 2 फीचर ऐड किए, उसको मैच्योर कर दिया, और मैच्योर करने के बाद एकदम से उसमें ग्रोथ भी आ गई।
तो क्रिटिक्स ने कहा कि भाई प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एमी मजाक है, ये खामखा की एक जेनेरिक बात है, हर प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं करेगी। कुछ प्रोडक्ट्स हमेशा मैच्योर रहती हैं और कभी 100 साल गुजर जाते हैं, वो प्रोडक्ट मुसलसल चल रही होती है। कुछ प्रोडक्ट्स 5 साल में डिक्लाइन हो जाती हैं। तो ये तो बहुत मजे की स्ट्रेटेजी नहीं है। एतराज करने वाले ने कहा, उन्होंने कहा ये लाइफ साइकिल मॉडल एक हवाई बात है, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है। एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। सर ये क्रिटिसिज्म स्टडी टेक्स्ट में तो नहीं है, भाई ने कहा। जी बिल्कुल, मैंने इसलिए ट्यूटर नोट, मैंने आपको कहा कि ये चीज उन्होंने नहीं दी हुई, मैंने एहतियातन आपको दिया है कि जस्ट फॉर एडिशनल अंडरस्टैंडिंग। तो कुछ जगह पे ऐसे ट्यूटर नोट्स आएंगे। ट्यूटर नोट का मतलब है दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द बुक, मैंने समझाने के लिए एक्स्ट्रा दिया है कि आपको पता हो, खुदा ना खास्ता पेपर में वो जो जनरल टाइप का सवाल आ जाए तो कुछ चीजें आपको यहाँ से भी मिल जाए। एक स्टेप आगे चलते हैं, वक्त से लड़ाई हमारी जारी है। मार्केट में कब जाएं, मार्केट से निकलें कब, मतलब हमारे मार्केट में एंट्री की और मार्केट से निकलने की क्या टाइमिंग होनी चाहिए, किस तरह से करके, इसमें भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। जो एंटरप्रेन्योरल कंपनीज हैं, जो जरा रिस्क वगैरह ले रही होती हैं, वो इंट्रोडक्शन के अंदर घुस जाती हैं। अचानक से उन्होंने देखा फलाना बंदा ने फलाना तरह की प्रोडक्ट लॉन्च की, वो कहते हैं अरे वाह, हम भी ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। तो जो बहुत रिस्क टेकिंग एंटरप्रेन्योरल कंपनीज होती हैं, वो इंट्रोडक्शन फेज में एंटर होती हैं। जो थोड़ी सी एहतियात करने वाली होती हैं, वो ग्रोथ वाले फेज में एंटर होती हैं, जब देखती हैं कि फलाना तरह की प्रोडक्ट ग्रोथ में, चलो हम भी वो चीज बनाना शुरू कर दें। मेच्योरिटी फेज में नॉर्मली नई कंपनी नहीं आती अनलेस के उन्हें नजर आए कि हाँ भाई यार इस वक्त ये मार्केट में बहुत मार्जिन है। अदरवाइज जब मेच्योर हुई भी है तो वहां पे ऑलरेडी इतना मुकाबला चल रहा होता है कि नया बंदा आएगा तो पिट जाएगा। तो सबसे आइडियल टाइम होता है ग्रोथ का, आप उस वक्त मार्केट में एंटर हो। डिक्लाइन फेज के अंदर कंपनी ये देख रहे हैं कि अब हमें मार्केट कब छोड़नी चाहिए, और कभी कभी क्या होता है सारे मार्केट छोड़ के जाते हैं, आप अकेले रह जाते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, स्कैंस कॉलेज, एसीसी आया, एसीसी ग्रो हुआ, मैच्योर हुआ, उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया, एक एक करके सारे कॉलेजेस ने एसीसी पढ़ाना छोड़ दिया। तो हुआ ये कि स्कैंस ने इसी से पढ़ाना नहीं छोड़ा, ये पढ़ाते रहे। तो पता ये लगा कि इस वक्त मार्केट में द ओनली मेन प्रोवाइडर जो है वो स्कैंस है। तो जितने भी लोग, मार्केट साइज बहुत छोटा हो गया, मार्केट पहले अगर 100 की थी तो मार्केट रह गई 20 की, लेकिन ये 20 सारा का सारा स्कैंस के पास चला गया कि दे वर द ओनली सप्लायर जो कि प्रॉपर तरीके से फुल फ्लेज एसीसी अच्छी फैकल्टी के साथ ऑफर कर रहे होते थे। तो कभी कभी ये भी होता है कि आप डिक्लाइनिंग के वक्त देखते हैं कि जब सारे डिक्लाइन कर रहे हैं तो आपको वहां पे भी एक अपॉर्चुनिटी नजर आती है और आप बीच में घुस जाते हैं। तो अगेन किस वक्त मार्केट में एंटर हो, किस वक्त निकले, तो इंट्रोडक्शन बहुत रिस्की गेम है। एक नई प्रोडक्ट आई है, अभी मार्केट को पता ही नहीं है कि वो क्या है, इस वक्त घुसना खतरनाक है। लेकिन जो ज्यादा एंटरप्रेन्योरल कंपनी है वो फर्स्ट मूवर एडवांटेज लेना चाहती है, जल्दी जल्दी से एंटर हो जाए। ग्रोथ सबसे आइडियल टाइम है, मेच्योरिटी तगड़ा बंदा हो तो फिर उसके लिए जरूरी है। और डिक्लाइनिंग के वक्त जो है वो आप देखें कि आपने कब तक रुके रहना है और कब चले जाना है। डिस्कशन बड़ी मजे की है, लेकिन चूंकि एक रिवीजन क्लासेस का मिजाज थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम थोड़ा सा तेजी की तरफ माइल है, क्या करें। साइकिल ऑफ कंपटीशन, कभी कभी कंपटीशन का एक बड़ा मजे का साइकिल चल पड़ता है। एक बंदे ने एक प्रोडक्ट ऑफर की 20,000 की, दूसरे बंदे ने वही प्रोडक्ट 19,000 की ऑफर कर दी। आपने कहा अच्छा 19,000, आपने भी 19,000 प्राइस करके और कहा 19,000 की तो, लेकिन मेरी प्रोडक्ट में ये एडिशनल खास फीचर है। कस्टमर ने कहा वाह ये अच्छे हैं। दूसरे वाले ने कहा अच्छा मैं 19,000 में ये 2 और एक्स्ट्रा फीचर दे रहा हूँ। कस्टमर उसकी तरफ गए, इसने कहा अच्छा मैं प्राइस भी कम कर रहा हूँ। तो एक वॉर, एक साइकिल शुरू हो जाएगा कंपटीशन का। आपके कंपेटिटर ने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, फिर आपने ऐसा किया, फिर उसने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। एक साइकिल कंपटीशन का चलता चला जाता है और उसके बाद अल्टीमेटली कंज्यूमर को सस्ते में अच्छी प्रोडक्ट मिल जाती है। कॉलेजेस का अगर आपस में मुकाबला हो जाए कि हर कॉलेज प्राइस में भी वॉर कर रहा हो कि मैं कम से कम प्राइस ऑफर करूं, क्वालिटी में भी वॉर कर रहा होगा मैं क्वालिटी भी सबसे अच्छी दूं, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि बच्चों को बहुत कम प्राइस में बहुत अच्छी क्वालिटी की चीज मिलना शुरू हो जाएगी। कंपटीशन बड़ा अच्छा होता है। जैसे इस दफा मुझे इतनी खुशी हुई, इस दफा पहली दफा मुझे कुछ और कॉलेजेस भी नजर आए कि जिन्होंने कहा जी हमारी रिवीजन क्लास फ्री ले लें, हमसे पढ़ लें। अल्लाह का शुक्र है बड़े अरसे से हम कैफ कंप्लीट की रिवीजन क्लासेस कराते आ रहे थे, और अब उसकी वजह से मार्केट में कंपटीशन डेवलप हो गया। कंपटीशन के लिए तो लोग आएंगे, कोशिश करेंगे, मार्केटिंग करेंगे, लेकिन सर्व भी करना पड़ेगा ना, ये एक प्रॉब्लम है कि फिर आपको सारा बताना भी पड़ेगा, लोगों को गाइड भी करना पड़ेगा और बच्चों को एंड तक बर्दाश्त भी करना पड़ेगा। उतना करने का दरफ हर किसी में होता नहीं है। जो इतनी हिम्मत करेगा, लोगों को सर्व करेगा, वो मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से उसने अच्छा काम किया। इसलिए ना स्ट्रेटेजी बड़ी जरूरी होती है कि स्ट्रेटेजी आपकी प्रॉफिट मेकिंग है या सर्विस है। अगर मेरा इरादा सर्विस देने का है ना, तो फिर मुझे टेंशन नहीं होगी। लेकिन अगर मैं सोच रहा हूँ मैंने बच्चों में से प्रॉफिट निकालना है, तो बस फिर मतलब जो है ना सर्विस भी बेकार हो जाएगी। तो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अच्छी क्वालिटी का अच्छे प्रॉफिट्स के साथ ताल्लुक होता है। तो क्वालिटी और प्राइस की वॉर जब चलती है तो अल्टीमेट जो बेनिफिट होता है वो कंज्यूमर को होता है। कंज्यूमर सबसे ज्यादा यशी में आ जाता है, वो कहता है यार मजे लग गए मेरे तो।
थोड़ा सा आगे चलते हैं। बातें यही है, अगर आप कहें तो मैं आपको जस्ट ट्रेस कर दूं कि प्राइस और क्वालिटी की भी होती है। राइवल कंपनी भी जो है वो अपनी प्रोडक्ट कम प्राइस पे वो करना शुरू कर देगी, फिर अनदर राइवल आएगा, फिर उनका मुकाबला होगा, फिर ऐसे होगा वैसे होगा। तो ये सारी डिस्कशन उस कॉन्टेक्स्ट में घूम रही है। स्ट्रेटेजिक ग्रुप, स्ट्रेटेजिक स्पेस। आप क्या करते हैं, आप मार्केट में स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स आइडेंटिफाई करते हैं, फिर मार्केट में स्ट्रेटेजिक स्पेस ढूंढते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप क्या चीज है? स्ट्रेटेजिक ग्रुप का मतलब है कि बहुत सारे मुख्तलिफ लोग जो कि एक जैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करते हैं, वो एक स्ट्रेटेजिक ग्रुप बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखते हैं कि मार्केट में असल में मेरा मेरा सेक्टर चूंकि सीए है, तो मेरी अक्सर एग्जाम्पल सीए वाली है। इसके दो फायदे हैं। एक फायदा ये कि मैं जो एग्जाम्पल दूंगा वो दिल से दूंगा, और नंबर टू, मैं उन बच्चों को एग्जांपल दे रहा हूँ जो उस मार्केट को समझते भी हैं। अब अगर मैं आपको जूतों की मार्केट की एग्जांपल दूंगा तो आधी बातें आपको समझ नहीं आएंगी। मैं ऑडिट फर्म्स की एग्जांपल दूंगा, कंपनियों की एग्जांपल दूंगा तो बात समझ नहीं आएगी। तो इसलिए अपने प्रोफेशन की एग्जांपल थोड़ी ज्यादा दे रहा हूँ। स्टडी ग्रुप, हम ग्रुप बना लेते हैं। अच्छा जी, ये लाहौर में पैक स्कैन है, हाँ जी ये पैक और स्कैन ये एएफसी वालों को फोकस कर रहे हैं, ज्यादा पैसे लेते हैं, अच्छी क्वालिटी देते हैं, अच्छा सर्व करते हैं, लेकिन कैफ में जो है वो फिर वो उस तरह से compete नहीं करते या उस तरह से शोर नहीं मचाते, उस तरह से उछल कूद के नहीं आते जैसे बाकी लोग आते हैं। तो ग्रुपिंग कर दिया हमने कि जी लाहौर में पैक स्कैन एक खास तरह की सोच रखता है, कराची में तबानी और अलहमदे खास तरह की सोच रखता है। हमने कहा हाँ जी कि ये ग्रुप अलग हो गया, ये ग्रुप अलग हो गया। फिर हम कहेंगे अच्छा ये दो इदारे हैं जो आपस में बड़ा लड़ रहे हैं, ये ऐसे हैं जो कि इस लेवल की क्वालिटी दे रहे हैं, इस लेवल की प्राइस दे रहे हैं, इनको एक ग्रुप बना देते हैं। इनको ग्रुप बना देते हैं। ये दो बिगनर कॉलेज है, इनका एक अलग ग्रुप बन गया। ये ऑनलाइन वाले हैं, इनका एक अलग ग्रुप बन गया। तो फिर आप क्या करते हैं, मार्केट को डिफरेंट स्ट्रेटेजिक ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेटेजिक ग्रुप कैसे कहते हैं, अंग्रेजी में पूछते हैं, number of entities that operates in same industry and that have similar strategy, वो जो मिलती जुलती strategies पे काम कर रहे हैं। all entities in same strategy group can therefore be treated as a single unit। आप बजाय इसके कि आप कहें जी पैक अलग कंपेटिटर है, स्कैन अलग कंपेटिटर, आप कहें नहीं, ये दोनों तो एक ही तरह की सोच रखने वाले हैं ना, तो ये कंपेटिटर है। महंगे अच्छी क्वालिटी महंगे पैसों में, अच्छा ये महंगे में गंदी क्वालिटी, ये गंदे में गंदी क्वालिटी, ये कम पैसों में अच्छी क्वालिटी। आपने जब गौर से देखा तो आपको स्पेस नजर आना शुरू हो गई। आपने कहा कि जी कॉलेज क्या कर रहे हैं, प्राइस और क्वालिटी। कुछ लोग प्रीमियम प्राइस ले रहे हैं और प्रीमियम क्वालिटी दे रहे हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छे पैसे ले रहे हैं। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्राइस तो अच्छी दे रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे, प्राइस ज्यादा ले रहे हैं, क्वालिटी अच्छी नहीं दे रहे। कुछ प्राइस भी कम ले रहे हैं, लेकिन कम प्राइस की वजह से क्वालिटी भी हल्की दे रहे हैं। तो मार्केट में गैप है। गैप कहाँ है, स्ट्रेटेजी गैप यहाँ है। ये गैप क्या था, ये गैप ये था कि कोई ऐसा नहीं सोच रहा कि यार मैं क्वालिटी अच्छी दूं लेकिन पैसे कम दूं, ठीक है थपकी देता हूँ, शाबाश। हमने इस गैप को आइडेंटिफाई किया और हम लोगों ने कोशिश की कि क्वालिटी ऑप्टिमम लेवल की हो और प्राइस नीचे से नीचे लेवल की हो, जितनी कम से कम प्राइस हो सके। जिसकी वजह से मार्केट में एक बहुत बड़ा गैप था, लोगों को अच्छी क्वालिटी महंगे में मिल रही थी, सस्ते में सेम अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही थी, और जो सस्ते में पड़ाता था वो फिर क्वालिटी भी गिरा देता था। तो हम लोगों ने कम प्राइस कर दी, क्वालिटी को फुल प्रीमियम कर दिया, जिसकी वजह से बड़ी छोटी से एज में हमारे प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में बड़े तेजी से इन हो गए और बड़ा ज्यादा पेनिट्रेट करके, और अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लेम करते हैं कि हम बिगेस्ट कॉलेज हैं, मतलब ऑनलाइन की वजह से फिजिकल वालों की फिर एक बाउंड्री है, just because कि वो strategic space था। strategic space क्या है, where all companies in industry are put into strategic groups and these groups are analyzed। तो एक strategic space आपको नजर आना शुरू हो जाती है कि यार ये जगह खाली है, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये लोग ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहे हैं, ये काम कोई नहीं कर रहा, ये वाली जगह हमारे पास है, हम इस पे काम करें तो बात बन सकती है। फॉर एग्जाम्पल हर कॉलेज प्री रिजल्ट क्लासेस में लड़ रहा है, हर कॉलेज रिवीजन क्लासेस में लड़ रहा है, सबके सब। एक स्ट्रेटेजिक स्पेस है पोस्ट रिजल्ट क्लास। पोस्ट रिजल्ट क्लास कोई ऑफर नहीं कर रहा, क्यों, प्री रिजल्ट से कॉलेज ज्यादा कमाता है, पोस्ट से कम कमाता है। प्री में जितनी मेहनत है उतनी ही मेहनत पोस्ट में। प्री के वक्त आपके सारे प्राइम टीचर्स मसरूफ हो जाते हैं और उनके लिए पोस्ट का टाइम नहीं बचता। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे पोस्ट रिजल्ट ऑफर किया और पोस्ट रिजल्ट में हम लोगों ने मार्केट में बादशाह बन गए कि मार्केट में कोई पोस्ट रिजल्ट दे ही नहीं रहा था, और दे भी रहा था तो बड़ा कच्चा पक्का खराब सा प्री रिजल्ट की क्लासों में बिठा देते थे। तो हमने एक आवाज लगाई डेडिकेटेड पोस्ट रिजल्ट बैचेस, जिसमें सिर्फ पोस्ट रिजल्ट हो और उन बच्चों को मर्ज ना किया जाए, उनको अलग से पढ़ाया जाए और उनके साथ अलग से डील किया जाए। तो वो स्ट्रेटेजिक स्पेस हमें मिली। तो स्ट्रेटेजिक स्पेस पे मेरे ख्याल में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। समझ आया तो जरा यस लिख के बता दें, पता तो लगा आप मेरे साथ हैं या नहीं।
बेहतरीन, अवाम हमारे साथ है और नमाज के वक्त के करीब करीब हम पहुंचते जा रहे हैं। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप वो लोग जो कि मिलती जुलती स्ट्रेटेजीज है, जैसे हम कहें जी वेव्स और हायर एक तरह से सोचते हैं, चेंग होंग रूबा किसी और तरह से सोचता है, फलाना नई कंपनी किसी और तरह। तो स्ट्रेटेजिक ग्रुप बेस के कौन कौन से लोग एक जैसी कैटेगरी में रखे जा सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, आप कई दफा क्या करते हैं, आप मार्केट को डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं समझने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ सीए में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी एक मार्केट ये है कि उन्होंने पीआरसी पढ़ना है, उनमें से कुछ लोगों ने फास्ट ट्रैक लेना है, फास्ट ट्रैक के बाद उन्होंने शुरू के 3 पेपर लेने हैं, फिर आगे के 3 पेपर लेने हैं, कुछ ने रीटेक लेना है, कुछ ने पोस्ट रिजल्ट लेना है, कुछ ने रिवीजन क्लास लेनी है, कुछ ने ऐसे करना है। आपने क्या किया, आपने प्रोडक्ट मार्केट को सेगमेंट कर दिया अलग अलग हिसाब से। एक और सेगमेंटेशन भी हो सकती है, लाहौर के बच्चे कितने हैं, लाहौर से बाहर के बच्चे कितने हैं। एक और सेगमेंटेशन भी हो सकती है, फिजिकल पढ़ने वाले कितने, ऑनलाइन वाले कितने। एक और भी हो सकती है, रिकॉर्डेड पढ़ने वाले कितने, लाइव पढ़ने वाले कितने। तो मार्केट सेगमेंटेशन ये है कि आप अपनी मार्केट के कस्टमर्स को या अपने मार्केट के प्रोडक्ट्स को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि आप देख सकें कि आप किस सेगमेंट पे ज्यादा काम कर सकते हैं। जे डॉट इनका मेन टारगेट था, इनका मेन मार्केट सेगमेंट था मर्दों के कुर्ता शलवार। इन्होंने वो शुरू किया, बड़ा पॉपुलर हुआ सारा कुछ, फिर उन्होंने देखा कि एमई से ब्रांड हमसे ज्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। क्यों? औरतों के कपड़े बेच रहे हैं, औरतों के कपड़े महंगे बेचे जा सकते हैं और आपको बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी देने की भी जरूरत नहीं है। मर्दों के कपड़ों में क्वालिटी भी बहुत देनी पड़ती है, वो आके 15 जगह से शॉपिंग करता है, भाव ताव करता है इतनी जगह, क्योंकि उसी की जेब से पैसा जा रहा होता है। तो और उसके बाद मर्द जो है वो 10 साल 12 साल एक ही कपड़ा चला लेगा, कोई मसला नहीं। खवातीन को जल्दी जल्दी उसको चेंज करना है। तो सेगमेंट, मार्केट सेगमेंटेशन, उन्होंने देखा कि मर्दों के कपड़ों में इतना प्रॉफिट नहीं, उन्होंने औरतों के भी शुरू कर दिए। मैं पिछले दिनों एक जे डॉट में एंटर हुआ तो मर्दों का ना एक छोटा सा सेगमेंट किनारे पे कहीं ना गरीब सा साइड पे पड़ा हुआ था और बाकी औरतों और बच्चों के चीजें वहां पे भरी हुई थी। तो गेम समझ आ गई, सॉरी औरतों की, और ये परफ्यूम और इस तरह की चीजें ये वाले सेगमेंट ले आए। तो इसका मतलब है कि आपको अपने सेगमेंट समझने चाहिए। सेगमेंट्स किस तरह से आप बना सकते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, आप एरिया वाइज भी बना सकते हैं। जनूबी एशिया की मार्केट, फलाना वाली मार्केट, आप क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस के हिसाब से बना सकते हैं। वो लोग जो अच्छी क्वालिटी चाहते हैं, वो लोग जो हल्की क्वालिटी से राजी हो जाते हैं। फंक्शन के हिसाब से बना सकते हैं कि हमारा ये एरिया ये एरिया ये एरिया इस तरह से इस तरह से। आप डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमर्स के हिसाब से बना सकते हैं, सोशल स्टेटस के हिसाब से बना सकते हैं, एज के हिसाब से बना सकते हैं, लाइफस्टाइल के हिसाब से बना सकते हैं। तो मार्केट को आप स्ट्रेटिफाई करें, फिर आपको पता लगेगा, फिर आपको पता लगेगा आपने किन लोगों पे काम करना है। आपके जो टारगेट मार्केट है उसमें किस तरह के लोग हैं, जवान ज्यादा है, बूढ़े ज्यादा हैं। सीए फाइनल की मार्केट को टारगेट करना है तो एक खास एज ग्रुप है जिसको टारगेट करना है। कैफ की मार्केट को टारगेट करना है, एक और एज ग्रुप है। फाइनल के लोगों को वो करना है, वो फेसबुक से नहीं देखेंगे, वो अपने पुराने एक्सपीरियंस पे चल रहे होंगे। पीआरसी का बच्चा है, वो फेसबुक पे आएगा, फेसबुक पे हर कोई उसे पागल बनाने की कोशिश करेगा। तो हर सेगमेंट की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो आप अपनी मार्केट को सेगमेंट करके देख लें कि आप अपनी मार्केट में से क्या क्या निकाल सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन से रिलेटेड मैंने एक ट्यूटर नोट दिया है कि इससे फायदा क्या होगा। आप कस्टमर, ये ट्यूटर नोट है, किताब में नहीं है। बेटर मैचिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, आप कस्टमर नीड ज्यादा बेहतर तरीके से वो कर लेंगे जब आपको पता होगा बच्चों को क्या चाहिए, बड़ों को क्या चाहिए, औरतों को किस तरह की चीज सप्लाई करनी है, बुजुर्गों को किस तरह की चीज सप्लाई करनी है। आपका प्रॉफिट बढ़ जाएगा, आपको ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलेंगी। मैं मेरे ख्याल में लेदर ही सिलेक्ट कर लूं, पेन तो उसको आगे बढ़ा दूंगा। आप ज्यादा कस्टमर्स को रिटेन रख सकते हैं। कैसे रिटेन रख सकते हैं? आप ही की कंपनी बच्चों के कपड़े भी बनाती है, लड़कों के कपड़े भी बनाती है, लड़के लड़कियों की, बड़ों के कपड़े भी बनाती है, बुजुर्गों के कपड़े भी बनाती है। अगर एक बंदा आपके साथ मुतमईन है तो जैसे जैसे उसका वो लाइफ साइकिल चेंज होता जाएगा, एज चेंज होती जाएगी, वो आपके अलग नए वाले ग्रुप में आता चला जाएगा। तो आप देर तक लोगों को रिटेन रख सकते हैं। आप अपनी मार्केटिंग कम्युनिकेशन टारगेट कर सकते हैं, बड़ों को कैसे मैसेज करना है, बच्चों को कैसे मैसेज करना है। पीआरसी वालों को चलता कूदता मटेरियल दिखाना है मार्केटिंग में, सीए फाइनल वालों को डिसेंट मटेरियल दिखाना है, कैफ के बच्चों को, पहले 4 सब्जेक्ट्स वाले बच्चों को किसी और तरह से डील करना है, बाद वाले सब्जेक्ट्स वालों को किसी और तरह से। तो आपके लिए बेहतर हो जाता है, आप मार्केट को सेगमेंट कर लेते हैं। हमने क्या किया, मार्केट को टुकड़ों में डिवाइड किया। हमने कहा पूरे पाकिस्तान में कितने लोग फिजिकल पढ़ना चाहते हैं, कितने ऑनलाइन। जो फिजिकल पढ़ना चाहते हैं उनमें से कितने ऐसे हैं जो ऐसे शहर में जहां उनको फिजिकल एक्सेस मिल रही है, तो उनमें से कितने ऐसे हैं जिनको एडमिशन नहीं मिलता। तो पता ये लगा कि इतनी सारी मार्केट में स्पेस थी, बच्चे पढ़ना चाहते थे लेकिन या तो उनको क्वालिटी का टीचर या अदारा नहीं मिलता था, या मिलता था तो पैसे बड़े ज्यादा होते थे, या पता ये लगता था कि उनको एक्सेस नहीं है। तो हमने वहां पे गैप आइडेंटिफाई किया, जिसकी वजह से फिर हम उनको ऑनलाइन यूजर्स को अच्छी क्वालिटी में सर्व करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कनेक्ट कर गए।
क्या करें, मैं जिस सेक्टर में उस सेक्टर की एग्जांपल तो दूंगा ना, इतना तो बनता है। इसको जस्ट जनरली पढ़ लेना है, ये जो ट्यूटर नोट है। अगेन मार्केटिंग की जो सेगमेंटेशन है उससे भी आप स्ट्रेटेजिक स्पेस निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल उन्होंने कहा जी मार्केट में कौन किस तरह से वो है, मार्केट में हम हमारी जो सेल्स हो रही हैं वो किन लोगों को ज्यादा हो रही हैं। यंग और सिंगल को हमारी सबसे ज्यादा सेल्स है, यंग और मैरिड को थोड़ी सी कम सेल है, मैरिड यंग चिल्ड्रन की इतनी सेल है, मैरिड ओल्डर चिल्ड्रन, मतलब मैरिड हैविंग यंग चिल्ड्रन, मैरिड हैविंग ओल्डर चिल्ड्रन, मैरिड चिल्ड्रन लेफ्ट होम, जो घर छोड़ गए बच्चे शादीशुदा, वो क्यों नहीं हमसे खरीद रहे, वो एक मार्केट है, वो हमें नजर नहीं आ रही, हम उस पर क्यों नहीं काम कर रहे। रिटायर्ड हम उनको सर्व कर रहे हैं, सिंगल रिटायर्ड एंड ओल्डर, सिंगल है शादीशुदा नहीं है, रिटायर्ड है, उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहा, तो हमें दो स्पेस नजर आ गई कि हाँ भाई ये स्ट्रेटेजिक स्पेस है, ये स्ट्रेटेजिक स्पेस है। तो मार्केट को सेगमेंट करने से भी आपको कई दफा पता लग जाता है कि मार्केट के किस हिस्से पे ज्यादा काम करके हम यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा मॉडल, बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। चैप्टर नंबर 7 के अंदर हमने कहा था कि 3 मॉडल आपको मिलेंगे, 5 फोर्सेस, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल और बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। बहुत मजे का मॉडल है, हर मॉडल के एलिमेंट समझने जरूरी है। इसके 4 एलिमेंट हैं, स्टार, क्वेश्चन मार्क, कैश काउ और डॉग्स। इनको समझने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं। आप क्या करें, आप अपने जितने भी SBUs हैं, SBU, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स, नहीं जी आज मेरे कलम ने खूब तंग करना है लेकिन मैं भी बाज नहीं आ रहा। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट देखें। फॉर एग्जांपल सीए का कॉलेज देखिए, अच्छा जी हम ईसीसी भी पढ़ाते हैं, हम सीए फाइनल भी पढ़ाते हैं, हम कैफ भी पढ़ाते हैं, पीआरसी को भी पढ़ाते हैं, हम लोग बीकॉम वालों को भी खास कोर्सेज कराते हैं। ये अब आपकी SBUs है। हो सकता है एक बड़ा बिजनेस सोचे कि हमारी लाहौर की ब्रांच, कराची की ब्रांच, गुजरांवाला की ब्रांच, फलाना, उनके लिए वो ब्रांच SBU होगा। SBU आपके बिजनेस का वो हिस्सा जिस हिस्से की स्ट्रेटेजीज आपकी डिफरेंट है। एक कंपनी जूते भी बेचती है और कपड़े भी बेचती है, तो जूतों की स्ट्रेटेजीज अलग है, कपड़े की स्ट्रेटेजी अलग है। ACCA भी बेचते हैं और CA भी बेचते हैं, तो ACCA की स्ट्रेटेजी अलग है, CA की अलग है। लाहौर, वो पाकिस्तान में भी ब्रांच है, सिंगापुर में भी ब्रांच है, तो सिंगापुर वालों की स्ट्रेटेजीज फर्क है, पाकिस्तान वालों की स्ट्रेटेजीज फर्क है। तो SBU आप अपने बिजनेस को डिफरेंट हिस्सों में तोड़ते हैं और हर हिस्से की अलग अलग स्ट्रेटेजी सोचते हैं। तो BCG, ये बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये बहुत दुनिया का बड़ा कंसल्टिंग का इदारा है। इवन एप्पल को इन्होंने कंसल्टेंसी प्रोवाइड की थी। एप्पल की बहुत बड़ी कामयाबी गियर अप हुई थी जब एप्पल ने इनसे जो है वो स्टीव जॉब ने इनसे आके कंसल्टेंसी ली थी। उन्होंने बताया था कि स्टीव जॉब के बिजनेस मॉडल में क्या प्रॉब्लम है। तो ये इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट हैं, जैसे डॉक्टर नहीं होते नॉर्मल, तो कंपनियों के डॉक्टर ये हैं कि कंपनियों में क्या मसला चल रहा है, कंपनी क्यों नहीं ग्रो कर पा रही। तो इन्होंने एक मैट्रिक्स दिया है समझने के लिए। वो ये कहते हैं कि आपके जितने भी SBUs हैं आप उनको इन 4 में से किसी एक कैटेगरी में डिवाइड कर दें, 4 में से किसी एक कैटेगरी में। या आप उन्हें स्टार कह सकते हैं, या क्वेश्चन मार्क कह सकते हैं, या कैश काउ कह सकते हैं, या डॉग कह सकते हैं। ये किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है मार्केट शेयर उनका हाई है या लो, या उनकी मार्केट ग्रोथ हाई है या लो। एक बात आपके जहन में रहे कि ये जो मॉडल्स हैं ये इकोनॉमिक्स की तरह से नहीं है कि एक्स एक्सेस पे क्या लिखना है और वाई एक्सेस पे क्या लिखना है। अगर ये लो यहाँ पे आ जाए और हाई इधर आ जाए तो नीचे वाले लेफ्ट वाले राइट पे आ जाएंगे, राइट वाले लेफ्ट पे आ जाएंगे। यानी कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि राइट टॉप पे क्या है, लेफ्ट डाउन पे क्या है। हमने देखना ये है कि हमारे स्टार्स का मतलब क्या है, मार्केट ग्रोथ भी हाई, मार्केट शेयर भी हाई। क्वेश्चन मार्क का मतलब है मार्केट शेयर लो और मार्केट ग्रोथ हाई। तो ये 2x2 का मैट्रिक्स बन जाता है, इसको जिस मर्जी तरतीब में बना ले, लेकिन बस ये जहन में रहे कि कौन सी चीज में मार्केट ग्रोथ और मार्केट शेयर, दो चीजें डिफाइन की। उन्होंने कहा मार्केट शेयर, आप जिस मार्केट में उस मार्केट का कितने फीसद हिस्सा आपके पास है। अगर मार्केट का बड़ा हिस्सा आपके पास है तो मैं कहूंगा मार्केट शेयर आपके पास हाई है। अगर मार्केट का छोटा हिस्सा आपके पास है मैं कहूंगा मार्केट शेयर लो है। फिर मार्केट में ग्रोथ, आपकी जो वो है ओवरऑल मार्केट में ग्रोथ कितनी ज्यादा है, वो मार्केट कितनी तेजी से डेवलप हो रही है, आप उस मार्केट में कितनी तेजी से अपना शेयर लेते जा रहे हैं।
अगर मार्केट भी बढ़ रही है और आप भी अपना शेयर बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप मार्केट में तेजी से इन हो रहे हैं। तो ये दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहले स्टार, ये आपके स्टार प्रोडक्ट्स होते हैं। स्टार प्रोडक्ट्स का मतलब है हमारी वो चीजें जिनका मार्केट शेयर भी हाई है और मार्केट में ग्रोथ भी बड़ी हाई है। मुझसे बात करें तो मेरे ऑनलाइन जो मॉडल्स हैं उसके अंदर नियर पीयर मार्केट का शेयर भी हमारे पास बहुत बड़ा है और मार्केट में ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। हर अगला सेशन पिछले सेशन से बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो हमारी स्टार प्रोडक्ट है। स्टार प्रोडक्ट है, उसकी स्ट्रेटेजीज थोड़ी सी डिफरेंट होनी चाहिए। फिर अगेन स्टार प्रोडक्ट्स, अभी इनकी स्ट्रेटेजीज पे भी बात करेंगे। स्टार का मतलब है जिनका मार्केट का शेयर भी अच्छा है और मार्केट ग्रोथ भी अच्छी है। ऐसे प्रोडक्ट्स आपके ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं। आप चाहते हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स को देर तक चलाएं, आप उनको टाइम देना चाहते हैं, आप उन पर खर्चा करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने स्टार्स की वजह से अपने कंपेटिटर्स की हवास पे छाए रहें और आप उनके ऊपर तारी रहें। फॉर एग्जाम्पल आप अभी गूगल पे जाके लिखिएगा एप्पल प्रोडक्ट्स बीसीजी मैट्रिक्स, तो एप्पल की इतनी सारी प्रोडक्ट्स अलग अलग खानों में रखी आपको नजर आएंगी कि कौन सी स्टार है कौन सी। हम एक कंपनी को, अब एप्पल के आईफोन की वजह से हमें एप्पल पूरी दुनिया को पता है। एप्पल का टीवी बुरी तरह से फ्लॉप हुआ था, ये किसी को नहीं पता। एप्पल की स्मार्ट वॉच को मार्केट में आते आते 10 साल लग गए, ये किसी को नहीं पता। यानी कि उसको सही से डेवलप होकर मार्केट में शेयर कैप्चर करते करते। तो हर कंपनी के कुछ प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ प्रोडक्ट्स हल्के होते हैं। तब आपने ये देखना होता है कि आप आपके रेलेवेंट कौन कौन से प्रोडक्ट किस खाने में फिट होते हैं। फिर हर खाने की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है। तो स्टार कौन है? जिनका मार्केट शेयर भी हाई है, जिन मार्केट में ग्रोथ भी ज्यादा है। कैश को, मार्केट का शेयर तो अच्छा है लेकिन अब ग्रोथ नहीं है, मार्केट एक जगह पे आके मैच्योर हो गई है, जिसको मैच्योर प्रोडक्ट्स कहते थे ना, वो कैश काउ है। कैश काउ का मतलब है बस आप इसमें से मिल्क कर रहे हैं, कैश निकाल रहे हैं इसमें से, ये खड़ी हुई है, स्टेबल है, पक्की प्रोडक्ट है, इसमें मजीद ग्रोथ का चांस तो नहीं है लेकिन ये इस वक्त अच्छा कमा के दे रही है। स्टार जैसी लुक्रेटिव नहीं है, स्टार में तो मजीद आगे जाने का मार्जिन भी है। कैश काउ एक जगह रुक गई है, बस अब जितना मैक्सिमम पहुंच सकते थे पहुंच गए, बस अब इसमें से कुछ ना कुछ आपको मिलता रहेगा। देन आते हैं क्वेश्चन मार्क। मार्केट शेयर कम है लेकिन मार्केट ग्रोथ हाई है। वो चीजें जो ग्रो कर रही हैं, तेजी से आ रही हैं, लेकिन अभी मार्केट में उनका बहुत बड़ा शेयर नहीं है। अगेन अब मेरी प्रोडक्ट्स के हिसाब से देखें तो स्टार्स पे मैं नियर पीयर को काउंट करूंगा, मेच्योरिटी पे कैश कॉप में मैं करूंगा सीए फाइनल को। कि सीए फाइनल एक मेच्योर पॉइंट पे पहुंच गया, एक खास जगह पे, अब उसमें उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं है। फाइनल की बेचारी मार्केट एक खास जगह पे बहुत हो जाती है, एक खास लेवल से ज्यादा लोग नहीं है उसमें, और बस वो एक खास जगह पे सेट हो गई है। बस हर दफा आ रहे हैं लोग, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, उसमें को बहुत ज्यादा नई वैरायटी नहीं कर सकते, उसमें को बहुत ज्यादा नई फैकल्टी ऐड नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट साइज भी उतना ही है। तो वो कैश काउ है, वो खास जगह पे जाके खड़ी हो गई है, बस अब उसमें से जितना आ रहा है हम उतना निकालते जाएं, हम उसमें से मजीद कोई तूफान नहीं मचा सकते। लेकिन जो स्टार है नियर पियर, इसमें पता है कि इतना वॉल्यूम हर दफा सैकड़ों हजारों बच्चे मार्केट में आ रहे हैं, आके गोल घूमते हैं, पढ़ते हैं, फिर 6 महीने बाद फिर नए बच्चे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ग्रोथ का मार्जिन भी बहुत ज्यादा है और यहाँ पे मार्केट का शेयर भी अच्छा तगड़ा है। सीए फाइनल में मार्केट का शेयर तो अच्छा है हमारे पास, लेकिन अब उसमें मजीद ग्रोथ खत्म हो गई है, तो हमारी कैश काउ बन जाएगी। क्वेश्चन मार्क होगा हमारा सीएमएडीसी। सीएमएडीजी मार्केट का बहुत बड़ा शेयर नहीं है लेकिन बहुत ही कम अरसा हुआ है इसे। अभी इसको, ये तीसरी रिवीजन क्लासेस का सेशन है हमारा, यानी तकरीबन आज क्या है, तकरीबन 1.25 साल हुआ इस प्रोडक्ट को मार्केट में आए। लेकिन इस 1.25 साल में हम लोग इस दफा तकरीबन 1,500 से 1,500 के करीब पेपर्स पढ़ा रहे हैं। तो सीएमएडीजी ग्रोथ में हमें नजर आ रहा है कि ये ग्रो कर रही है, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क है, समझ नहीं आ रहा क्या मतलब, क्या ये नियर पीयर की तरह ग्रो करेगी, क्या ये मार्केट ऐसी रहेगी, क्या ये आहिस्ता आहिस्ता किसी कॉलेज से ऊपर चला जाएगा। अभी इस वक्त अल्लाह का शुक्र है सीएमएडीजी कई कॉलेजेस से ऊपर चला गया है। मतलब एक अच्छा रीजनेबल कॉलेज वो होता है जिसमें 1000 पेपर पढ़ रहे हो। तो हम बहुत सारे फिजिकल कॉलेज से ऊपर हैं लेकिन ब्रांडेड कॉलेज से हम अभी नीचे हैं। तो इसमें क्या इतना पोटेंशियल है, क्या मुझे सीएमएडीजी पे ज्यादा खर्च करना चाहिए, क्या हमें सीएमएडीजी पे एफर्ट डालनी चाहिए, क्या हमें इसको और लेके चलना चाहिए, कंसिडरिंग कि ये यूजर्स की लाइव पढ़ने वाली नीड को सब कर रहा है जो कोई नहीं दे रहा, डेडिकेटेड लाइव पैक दे रहा है, पैक एसडीएल दे रहा है, अदरवाइज कोई डेडिकेटेड लाइव नहीं दे रहा। चलती हुई क्लास को लाइव रिले कर देते हैं, टीचर डेडिकेटेडली स्टूडेंट के लिए नहीं बैठा हुआ। और दूसरा ये कि मार्केट में भी इसका शेयर ज्यादा नहीं है। ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं क्वेश्चन मार्क, इसको हम क्वेश्चन मार्क भी कहते हैं, इसको हम प्रॉब्लम चाइल्ड भी कहते हैं। इस पे ना एंटरप्रेन्योर थोड़ा सा परेशान रहता है कि यार मैं इसका क्या करूं, इस पे ज्यादा खर्च करूं, क्या ज्यादा खर्च करके मार्केट में अपना मुकाम बना पाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि शुरू में मुझे लग रहा है कि इसमें ग्रोथ है और अचानक से बस जितने बच्चे आने थे वो आ गए हैं, बस अब इतने ही बच्चे हमारे पास रहने हैं, इससे ऊपर नहीं आने। तो ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है जिसमें मार्केट शेयर कम
और ग्रोथ तेज नजर आ रही होती है। फिर चौथी तरह की प्रोडक्ट्स होती हैं डॉग्स, जहां मार्केट शेयर भी कम होता है और जहां मार्केट में ग्रोथ भी कम होती है। तो मार्केट शेयर भी कम है, मार्केट में ग्रोथ भी कम है, ऐसी प्रोडक्ट जो है ना वो बड़ी खराब सी प्रोडक्ट कहलाती हैं। सीए फाइनल की फिजिकल मार्केट खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म हो गई। बच्चों को जब से ऑनलाइन क्लासेस मिली हैं और वो पहली फर्म की वजह से ट्रैवल नहीं कर पाते थे, अब लंबे ट्रैवल करना, इधर से उधर मूव करना, फलाना चीजें उनके लिए इतनी आसान नहीं रही। तो वो प्रोडक्ट ऐसी है जिसमें मजीद ग्रोथ भी नहीं आ रही, हर अगले सेशन मजीद कोई नए फिजिकल बच्चे नहीं आ रहे जो कि फिजिकली पढ़ना चाहते हो, और ना ही उसमें कोई बहुत अच्छा शेयर हमारे पास अब मार्केट, क्योंकि मार्केट का साइज ही बड़ा अजीब सा हो गया। तो ऐसी प्रोडक्ट वो चली गई डॉग कैटेगरी में कि यार अब इसका क्या करें, इसको इसको फेंक दें, इसको इसमें से निकलें, ऑफर करके थोड़ा सा कोशिश करें, थोड़ा सा एफर्ट करके इसको क्वेश्चन मार्क बना लें, या इस पे काम ना करें, इसमें से इन्वेस्टमेंट वापस निकाल लें। तो फिर आप क्या करते हैं, आप अपनी सारी प्रोडक्ट्स को अलग अलग खानों में प्लेस कर लेते हैं। फिर हर खाने से रिलेटेड अलग अलग स्ट्रेटेजीज होती हैं। स्ट्रेटेजीज क्या हो सकती हैं, अगेन थोड़ा सा देखते हैं किताब में। स्टार होने का ये हाई ग्रोथ बिजनेसेस हैं जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग हैं, कंपटीशन में जरा तेजी से आगे जा रहे हैं। इनको अक्सर हैवी इन्वेस्टमेंट चाहिए अपनी ग्रोथ सस्टेन करने के लिए। इनको अगर तेजी से आगे लेके चलना है तो आपको धड़ाधड़ इन पे काम करना होगा। तो आप देखिए कि हर वक्त हर तरफ एक्टिविटीज कोशिश, ये काम कर लें, वो काम कर लें, यूं सर्व कर लें, यूं। मैं इस वक्त एक हफ्ते में तकरीबन 11 के करीब लाइव सेशन दे रहा हूँ नियर पीयर के चक्कर में, कि उन बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सर्व किया जाए। तो फिर क्या होता है, फिर आपको बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, बहुत ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। उसको स्टार रखने के लिए, उसको नंबर 1 पे रखने के लिए आपको मुश्किल से गुजरना पड़ता है। इवेंचुअली एक टाइम आएगा, उनकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो कैश काउ बन जाएंगे। लेकिन कोशिश करें जब तक वो स्टार है वो स्टार रहे, फिर कैश काउ बन जाए तो फिर मिल्क करना शुरू कर दें। कैश काउ लो बिजनेसेस हैं लेकिन मार्केट शेयर इनके पास हाई है। ये मैच्योर सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, रिलेटिवली कम नीड है यहाँ इन्वेस्ट करने की, इधर आपको ज्यादा खर्च करने की जरूरत नहीं है, और इनको बस मैनेज करते रहें ताकि आपको इनसे मुसलसल मुसलसल प्रॉफिट आते रहे। तो हम कहते हैं मिल्किंग द काउ, कि आप काउ को मिल्क करते रहें, बस इसमें से दूध आता रहे, इसमें से कुछ ना कुछ आप बेनिफिट लेते रहे। क्वेश्चन मार्क, बिजनेस और प्रोडक्ट विद लो मार्केट शेयर लेकिन हाई ग्रोथ मार्केट्स में, ऐसी मार्केट जिसमें तेजी नजर आ रही है, नजर आ रहा है कि हाँ भाई ये एक नई मार्केट डेवलप हुई ना, लाइव डेडिकेटेड ऑनलाइन पढ़ने वाले लोग, ये मार्केट बड़ी तेजी से ग्रो कर रही है। आहिस्ता आहिस्ता हर दफा बहुत सारे लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि कॉलेज में चलती हुई क्लास उनको साइड से रिले हो गई, टीचर किनारे थोड़ा सा करके नजर आ रहा है, उससे बेहतर है कि वो एक टीचर के साथ डेडिकेटेड मौजूद है, उससे सवाल जवाब पूछ सकते हैं, उसके साथ चल सकते हैं। तो फिर एक गैप नजर आता है। दे हैव पोटेंशियल बट मे रिक्वायर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट टू ग्रो मार्केट शेयर। इनमें पोटेंशियल तो है लेकिन इस पर काम करना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क है, इस पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, शायद ये आपका स्टार बन जाए। मैनेजमेंट हैव टू थिंक हार्ड अबाउट क्वेश्चन मार्क, कौन से वाले पे इन्वेस्ट करें, कौन सा वाले को रोक दें, ये बड़ा ध्यान से देखना होगा। डॉग्स लो रिलेटिव शेयर है, अनअट्रैक्टिव लो ग्रोथ मार्केट्स में है, शायद इतना बस कैश हो कि मुश्किल से ब्रेक इवन हो, लेकिन इस पे इन्वेस्ट करना मुनासिब नहीं है। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो ये होगा कि या तो इमीडिएट विड्रॉ कर लें या थोड़ा सा रोक जाए, हल्के हल्के से कैश फ्लो आते रहें और आहिस्ता आहिस्ता इसको अबेंडन कर दें। ये अनवाइज डिसीजन होगा कि आप मजीद कैपिटल फंसाएं अपने डॉग्स प्रोडक्ट में। तो हर प्रोडक्ट की स्ट्रेटेजीज अगर आप देखें तो सामने है, तो आपसे कोई पूछे कैश का स्टार ये क्या है, तो सामने उसके फीचर्स दिए हुए हैं, ये वो फीचर्स आ गए। याद है हम कहते थे कि एक मॉडल है, मॉडल के जो एलिमेंट है, 4 एलिमेंट है मॉडल के, स्टार, कैश का, क्वेश्चन मार्क, डॉग्स। इन चारों के वेरिएबल्स आप कहेंगे इसमें हाई ग्रोथ है, इसमें हाई शेयर है, इसमें लो ग्रोथ है, इसमें हाई शेयर है, इसमें लो ग्रोथ है, लो शेयर है। आप इस तरह से करके उसको कैटेगराइज करेंगे और नीचे उसके फीचर्स दिए हुए हैं। यानी पेपर में जो लॉजिकल सवाल है उसको देखने के लिए ये वाला सब आपको पता हो, और ये तब पता होगा जब ये वाली डायग्राम आपको थोड़ी थोड़ी सी समझ आए। आवाज, जी अभी आवाज आ रही है, अब आवाज आ रही है? ठीक है, डन हो गया, अब आवाज आ रही है। तो ये डायग्राम, इस डायग्राम की शक्ल क्लियर होना पड़ेगा कि आपको पता हो कि क्या है, किस तरह से है। तो ये इससे आप उसको 4 खानों में प्लेस कर सकते हैं। अब जल्दी से इसकी स्ट्रेटेजी देखते हैं, वक्त कम है और मुकाबला बहुत ही सारा है। बीसीजी मैट्रिक्स आपकी क्या क्या स्ट्रेटेजीज हो सकती हैं? बिल्ड शेयर एक स्ट्रेटेजी हो सकती है, शेयर बिल्ड करें, मजीद शेयर बिल्ड करें। कैसे? आप इन्वेस्ट करें अपना मार्केट शेयर बढ़ाने के लिए, क्वेश्चन मार्क पे इन्वेस्ट करें ताकि आप उसको स्टार बनाएं।
एक स्ट्रेटेजी होती है आप होल्ड करते हैं, आप उतना इन्वेस्ट करते हैं जितना बस उसको उस पोजीशन पे रखने के लिए जरूरी है कि कैश काउ बस कैश काउ रहे, क्वेश्चन मार्क पे खड़ा रहे, डॉग की तरफ ना चला जाए। तो एक स्ट्रेटेजी है बिल्ड शेयर, इन्वेस्ट करो शेयर बढ़ाओ। एक है होल्ड करो, बस मुनासिब इन्वेस्ट करें। एक है हार्वेस्ट, आहिस्ता आहिस्ता निकालें, रिड्यूस करते चले जाएं इन्वेस्टमेंट, ताकि आहिस्ता आहिस्ता आप शॉर्ट टर्म कैश फ्लोज वो करें और आहिस्ता आहिस्ता आप स्टार को कैश फ्लो की तरफ ले जाएं। जब आपको समझ आ जाए इसने मजीद ग्रो नहीं करना, तो अब उसमें पैसा लगाने के बजाय किसी क्वेश्चन मार्क पे पैसा लगा दें, वो शायद आगे चलना शुरू हो जाए। और डाइवर्स सिंपली आप क्या करें कि आप उसको सेल कर दें या इस तरह से, तो जो क्वेश्चन मार्क है कुछ पे आप डिसइन्वेस्ट कर देते हैं और अच्छे वालों पे लगा देते हैं, डॉग्स को ज्यादातर आप डिसइन्वेस्ट कर देते हैं। तो 4 तरह की स्ट्रेटेजी है, कुछ जगह बिल्ड करें शेयर, कुछ जगह होल्ड करें शेयर, कुछ जगह आहिस्ता शेयर निकालें और कुछ जगह डिसइन्वेस्टमेंट वगैरह की तरफ जाएं। तो ये एक स्ट्रेटेजी बन जाती है। बीसीजी मॉडल में वीकनेस क्या है, बीसीजी मॉडल की लिमिटेशन क्या है? बीसीजी मॉडल में हो सकता है कि आपका मार्केट शेयर कम हो लेकिन आपकी स्ट्रॉन्ग कंपेटिटिव पोजीशन हो। हम कहें कि इनका मार्केट, जैसे मेडिजी को देखें तो मैंने भी कह दिया क्वेश्चन मार्क है, लेकिन ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है कि शायद ये क्वेश्चन मार्क नहीं, ये स्टार है, मैंने इसे गलत प्लेस किया हुआ है। क्योंकि ये नहीं देख रहा कि इसने लाइफ कितनी गुजारी है, इसने तो मुश्किल से 1.25 साल का अरसा गुजारा है। अगर 1.25 साल में ये 1,1000 से 1,500 पेपर्स के दरमियान पे कहीं अपने आप को लैंड कर रहा है, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। कॉलेजों ने 15 साल लगाए हैं 700-800 बच्चों तक पहुंचने के लिए। तो कभी कभी क्या होता है कि आप बीसीजी मैट्रिक्स की वजह से ना किसी प्रोडक्ट को अंडर या ओवर रेट कर देते हैं, ये इसमें एक वीकनेस है। कंपेटिटिव स्ट्रेंथ जो है वो डिफरेंट फैक्टर्स में आ सकती है, प्रोडक्ट क्वालिटी, ब्रांड नेम, ब्रांड रेपुटेशन, इवन लो कॉस्ट। तो जरूरी नहीं कि आप हमेशा देखें कि जिस प्रोडक्ट का मार्केट शेयर अच्छा है वही अच्छी है, नहीं, जो प्रोडक्ट मेरे विजन को मैच कर रही है वो अच्छी है। तो हो सकता है कि मैं कमर्शियल बेसिस पे एक डिसीजन लूं तो मैं बहुत सारे प्रोडक्ट्स बंद कर दूं कि यार इसका तो कोई फायदा नहीं, ये फाइनल कमर्शियली वायबल नहीं है, हर दफा लॉस होता है, जेब से भरना पड़ता है। लेकिन इसलिए कि एक ब्रांड इमेज है, इसलिए कि लोगों को हेल्प करनी है, इसलिए कि वो विजन के साथ मैच करता है, तो कभी कभी आप लो प्रॉफिट, कॉस्टली, ब्रेक इवन से लेस प्रोडक्ट्स को भी चला रहे होते हैं। तो आप हमेशा बीसीजी देखता होता तो फाइनल बेचारा कब का फौत हो चुका होता फिजिकल, लेकिन कहीं ना कहीं फिजिकल हमने कुछ ना कुछ चलाने की कोशिश करते रहे। अगेन हो सकता है कंपनी उन मार्केट में जहां सेल्स ग्रोथ लो है, इन्वेस्ट करने से फायदा हो जाए। शायद डिफाइन करना आसान ना हो कि शायद आप हो ही गलत मार्केट में, हो सकता है आप फिजिकल एरिया यही चीज, मतलब एक टीचर यहाँ पे बहुत एफर्ट कर रहा है, कोशिश कर रहा है और मुश्किल से 8-10 बच्चे उसके पास जा रहे हैं, वो टीचर अपना शहर चेंज कर ले, दूसरे शहर जाए, वो शहर जहाँ उस सब्जेक्ट का टीचर नहीं है, जब वहां जाएगा तो वो वहां स्टार बन जाएगा। दूसरे शहर में वो बेचारा क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, वो कोशिश कर रहा था और उसको अपना रेलेवेंट शेयर नहीं मिल रहा था। तो कभी कभी क्या होता है कि आप बीसीजी की बेस पे देखते हैं तो वो टीचर शायद बेचारा दिल बर्दाश्त होकर सब्जेक्ट ही छोड़ दे, नहीं, हो सकता है वो मार्केट चेंज करे और दूसरी मार्केट में एफर्ट करके चला जाए। इस्लामाबाद में 3-4 टीचर्स ऐसे हैं जो कि यहाँ से गए और उन्होंने एफर्ट की, काम किया और चीजों में ग्रोथ नजर आई। एक टाइम था सीए फाइनल इस्लामाबाद में ऑफर नहीं होता था, तो 2010-11 के आसपास में 7-8 साल ऐसे रहे हैं जब मैं हर 6 महीने बाद वहां जाता था, कॉर्पोरेट लॉ, बीएम, ऑडिट, इनकी क्रैश कोर्स देके आता था और वहां पे लोगों को पढ़ाता था, क्योंकि उस पूरी मार्केट में इन 3 सब्जेक्ट का टीचर नहीं था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता डेवलप होने शुरू हो गए, ऑनलाइन क्लासेस आई, चीजें थोड़ी बेहतर होना शुरू हो गई। तो यस, बीसीजी का प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही ज्यादा ना मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ को देख रहा है और वेरिएबल्स को नहीं देख रहा है, जिन वेरिएबल्स को देखे जाने की जरूरत है। यहाँ पे चूंकि ये एक्सटर्नल एनालिसिस है, तो हमारी किताब ने, आईकेप की किताब ने अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की डिस्कशन की। स्वॉट होता है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। अपॉर्चुनिटी थ्रेट एक्सटर्नल होते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस इंटरनल होता है। तो किताब ने किया ये कि अपॉर्चुनिटीज थ्रेट को यहाँ डिस्कस कर लिया आईकेप की किताब ने, और स्ट्रेंथ और वीकनेस को डिस्कस कर लिया इंटरनल एनालिसिस में। लेकिन मेरे हिसाब से ये पूरा मॉडल इकट्ठे देखने से समझ आता है। तो जब एक्सटर्नल के बाद हमारा इंटरनल एनालिसिस भी खत्म हो जाएगा, फिर हम कंप्लीट स्वॉट एनालिसिस को देखेंगे ताकि हम पूरी पिक्चर क्लियर कर सकें। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बड़े सब्र और तामुल के साथ मुझे सुना। मजा आया चैप्टर का? फीडबैक ही दे दें, चैप्टर अच्छा लगा है ना? लॉजिकल इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक हो गया। असल में रिवीजन क्लास है तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा सकते थे, हर सवाल को आंसर नहीं कर सकते थे, लेकिन आपका इतना माइंड बन गया कि अब आप आराम से किताब पढ़ सकते हैं, आपको बात समझ आए, नहीं तो भूल जाए तो आप इसको दोबारा से रिपीट कर लीजिएगा। तो ब्रेक की तरफ चलते हैं और ब्रेक के बाद इंशाल्लाह ताला दोबारा मिलते हैं। अब जब हम मिलेंगे तो हम इंटरनल एनालिसिस के लिए मिलेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 8 के लिए मिलेंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मगरिब ब्रेक,